लेक्चर 11 रणविजय की मनमानी। प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। आयशा रणविजय के रूम में एक कोने में सिर झुकाकर खड़ी हुई थी। रणविजय शावर लेकर कमर पर टॉवल लेपट कर बाथरूम से बाहर आता है। वो आयशा को कोने में खड़ा देखता है। रणविजय आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, कम हियर। आयशा अच्छे बच्चे की तरह रणविजय के पास आती है। रणविजय आयशा को दूसरा टॉवल देकर अपनी बॉडी को पोंछने को बोलता है। आयशा को शर्म तो बहुत आ रही थी, पर वो रणविजय को ना बोलकर गुस्सा नहीं दिलवाना नहीं चाहती थी। आयशा रणविजय के हाथों से टॉवल लेकर उसकी पीठ पोंछते हुए धीमी डरी हुई सी आवाज में बोली, वो मुझे कपड़े चाहिए। रणविजय हम में जवाब देता है। आयशा डरते हुए रणविजय से फिर से बोली, वो। रणविजय आयशा की वो सुनकर इरिटेट होकर कोल्ड वॉइस में बोला, स्पीक प्रॉपर्ली। आयशा मासूमियत के साथ बोली, वो आपने जो 100 करोड़ रुपए मांगे हैं, इस बार जब मैंने रोली खरगोश को बताया तो उसने मुझे बोला कि मैं चाचा चाची से वो 50 करोड़ रुपए वापस लाकर आपको दे दूं, जो आपने उन्हें दिए थे। रणविजय आयशा की बात सुनकर उससे कोल्ड वॉइस में बोला, कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। आयशा रणविजय के सामने आकर खड़ी हो जाती है। रणविजय आयशा को अपनी सर्द निगाहों से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, डू व्हाट यू वांट, आई जस्ट वांट माय मनी। आयशा उस हैंडसम डेविल के चेहरे को देखती है और मासूमियत के साथ कंफर्म करते हुए पूछती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रणविजय आयशा की बात गलत मत समझ लेता है और उसके गाल दबाते हुए गुस्से में दांत भींचकर बोला, अगर पैसों के लिए किसके बस्तर की शोभा बनने की सोची तो जान से मार दूंगा। तुम फिर मेरे ही बस्तर की शोभा बढ़ा सकती हो, अंडरस्टैंड। फिर रणविजय आयशा के गालों को छोड़ देता है। आयशा अपने गाल सहलाते हुए बोला, रौंदू आवाज में बोली, जो आप बोल रहे हो, अगर मुझे वो ही करना होता तो फिर आप क्या बुरे हैं। रणविजय आयशा को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम जितनी भोली दिखती हो उतनी भोली हो नहीं। आयशा कुछ नहीं बोलती। फिर रणविजय आयशा को अपनी फ्रंट बॉडी टॉवल से सूखने को बोलता है। आयशा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। कोई राजकुमार इस डेविल से उसको बचने नहीं आने वाला था। आयशा रणविजय के सामने पीदी सी लग रही थी। वो उसके कंधे तक ही आ रही थी। वही रणविजय की मस्कुलर बॉडी को देखकर आयशा को कुछ अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। आयशा के गाल कश्मीर सेब की तरह लाल हो रखे थे। आयशा रणविजय की मस्कुलर चेस्ट पर ठहरी हुई पानी की बूंदों को टॉवल से पोंछती है। रणविजय आयशा के कान के पास अपने होंठ लेकर आता है और गर्म सांसें आयशा के कान में छोड़ते हुए डीप वॉइस में बोला, मेरी हो जाओ, तुम्हें जन्नत की शर करवाऊंगा, एक आखिरी मौका है। आयशा रणविजय से दूर होकर ना में सिर हिलाती है। रणविजय का ईगो बहुत बड़ा था और उसके ईगो को जो हॉट करता था, फिर रणविजय उसको अपने तरीके से हॉट करता था। आयशा का उससे दूर भागना उसके हिसाब से उसकी मर्दानगी पर सवाल उठा रहा था। रणविजय का मन तो अभी इसी वक्त आयशा के साथ खेलने का था, पर वो देखना चाहता था क्या आयशा वाकई 1 महीने में 100 करोड़ रुपए उसको दे पाएगी। रणविजय आयशा के करीब आकर बड़े ही खतरनाक तरीके से बोला, अगर मुझे धोखा देकर भागने की सोची तो फिर सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। रणविजय की बात सुनकर आयशा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं। रणविजय आयशा से ही अपने बाल भी हेयर ड्रायर से सुखवाता है। फिर रणविजय आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, टेक अ क्विक शावर। आयशा हाँ में सिर हिलाती है। फिर रणविजय चेंजिंग रूम में चला जाता है। आयशा चैन की सांस लेकर बोली, मोकेम्बो कहीं के। फिर आयशा काउच के नीचे बैठे रोली को इशारे से बुलाती है। रोली आयशा का इशारा पाकर फूदकते हुए उसके पास आता है। आयशा रोली को अपनी गोद में लेकर उसके माथे पर किस करके बोली, तुमने देखा ना मोकेम्बो ने कैसे मुझे डरिया धमकाया, अगर मेरे पापा होते तो वो इस मोकेम्बो बताते। रोली आयशा से अपनी भाषा में बोला, चू चू चू। अरे ओ पागल लड़की, उस मोकेम्बो की बुराई इतनी तेज आवाज में करने की क्या जरूरत है। आयशा रोली की बात समझने की कोशिश करते हुए बोली, तुम्हें भी शावर लेना है, ओके। रोली आयशा की इस हरकत पर अपने मन में बोला, इस लड़की को मेरी बात कभी समझ क्यों नहीं आती। अब ये दुनिया की सताई हुई मुझे सताएगी। आई हेट नहाना। आयशा रोली को बाथरूम में ले जाकर नहला देती है और फिर उसको टॉवल में लेपट कर बालकनी में झूले पर बैठकर खुद शावर लेने बाथरूम में चली जाती है। रणविजय जब रेडी होकर रूम में आता है तो वो आयशा को बाथरूम से बाहर आते हुए देखता है। आयशा के गीले बालों से टपकता पानी उसको और दिलकश बना रहा था। रणविजय आयशा को उंगली के इशारे से अपने पास बुलाता है। आयशा भी अच्छे बच्चे की तरह रणविजय के पास आ जाती है। रणविजय आयशा के गुलाबी होठों पर अपना अंगूठा रब करते हुए डीप वॉइस में बोला, किस मी। आयशा रणविजय की बात समझ नहीं पाती। रणविजय अपनी बात हिंदी में दोहराते हुए बोला, मुझे एक चुम्मी चाहिए।
रणविजय की बात सुनकर आयशा का मुंह बन जाता है और वो उसको अजीबोगरीब नजरों से देखते हुए बोली, मुझे इंग्लिश आती है और आपको इतनी शुद्ध हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं थी। रणविजय आयशा की बात सुनकर एक आईब्रो इरेज करके कोल्ड वॉइस में बोला, हम तुम्हें समझ सब आता है, पर भोली बनने का नाटक करती हो। कोई बात नहीं, अपनी बेड पर तुम्हारी सारी नौटंकी निकल दूंगा। अब किस्मी? आयशा ना करती है तो रणविजय उसको अपनी सर्द निगाहों से घूरते हुए बोला, तुम्हें पहनने के लिए ड्रेस चाहिए ना? आयशा हाँ में सिर हिलाती है तो रणविजय उसकी कमर में हाथ डालकर कोल्ड वॉइस में बोला, किस्मी? आयशा रणविजय को समझने की बहुत कोशिश करती है, पर रणविजय को तो किस चाहिए थी। हार कर आयशा को मानना पड़ता है। जब उसके अपने नहीं उसको नहीं समझ तो ये पराया आदमी क्या समझता। आयशा एड़ी उचक कर रणविजय के गाल पर किस कर देती है। रणविजय आयशा को अपनी बाहों में जकड़ा कर कोल्ड वॉइस में बोला, मुझे होठों पर किस चाहिए। किस मी? आयशा रणविजय की बाहों से छुटते हुए बोली, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। रणविजय कहाँ मानने वाला था। वो आयशा को अपनी बाहों में ऐसे ही लेकर खड़ा हो गया था। ना आयशा रणविजय को किस करने को तैयार थी और न ही रणविजय आयशा को छोड़ने को तैयार था। रणविजय आयशा से गुस्से में दांत भींच कर बोला, बटरफ्लाई डोंट टेस्ट माई पेशेंस, किस मी। आयशा रोने लगती है और रोते रणविजय के होठों पर किस करने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती और रणविजय के सीने पर सिर रखकर रोने लगती है। आयशा रोते हुए रणविजय से बोली, मैं आपको किस नहीं कर सकती। रणविजय को जो चाहिए वो उस चीज को लेकर रहता था। रणविजय आयशा को दीवार से लगकर उसके होठों पर होंठ रख देता है और भूखे शेर की तरह आयशा के होठों पर टूट पड़ता है। रणविजय ने इसके साथ अपनी पहाड़ सी बॉडी का वेट आयशा की नाजुक बदन पर डाल दिया था। वो आयशा को उसकी बात ना मानने की पनिशमेंट दे रहा था। वहीं नीचे लिविंग हॉल में निखिल रणविजय का वेट कर रहा था। वही आधे घंटे के वेट के बाद रणविजय सीढ़ियों से नीचे आता है। रणविजय ने ब्लैक बिजनेस सूट पहन था और वो अपने इस लुक में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। रणविजय अपनी चेयर पर आकर बैठता है। निखिल अभी भी सीढ़ियों की तरफ देखता है। रणविजय निखिल की हरकत को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, वहाँ क्या देख रहा है। निखिल रणविजय की आवाज सुनकर घबरा जाता है और दांत दिखाते हुए बोला, यार मैं तो अपनी होने वाली भाभी जी को देख रहा हूँ। रणविजय निखिल की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, अब वो मिसेज अग्निहोत्री नहीं बनेगी। निखिल रणविजय की बात सुनकर गौर से उसका चेहरा देखकर पूछता है, क्या तुमने उसको छोड़ दिया है। रणविजय ब्लैक कॉफी का कप उठाकर कोल्ड वॉइस में बोला, वो कभी मेरी कैद से रिहा नहीं हो सकती। मैं उसको एक मौका दिया था अपनी वाइफ बनने का, जो उसने को दिया है। अब वो पूरी जिंदगी मेरी मिस्ट्रेस बनाकर ही रहेगी। निखिल रणविजय की बात सुनकर बोला, तुम्हारी लाइफ है, तुम चाहे जो करो। वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। आयशा रोली को गोद में लेकर आंसू बहते हुए नीचे आती है। आयशा ने ग्रे कलर का एक सिंपल सा प्लाजो सूट पहन हुआ था। वो रणविजय के पास आकर बोली, मैं चाचा चाची के घर जाऊं। रणविजय आयशा को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, हम। आयशा वहां से जाने लगती है तो निखिल उसको रोकते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी निखिल को अपने ऊपर दो आंखें महसूस होती हैं। वो साइड में देखता है तो रणविजय खाने वाली नजरों से उसी घूर रहा था। रणविजय निखिल से कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें इस लड़की से दूर रहना है वरना। निखिल रणविजय की वरना समझ जाता है और वैसा अपना ब्रेकफास्ट लगता है। आयशा रोली के साथ निकल जाती है। वही रणविजय अपने कान में ब्लूटूथ लगकर कोल्ड वॉइस में बोला, शमशेर इस लड़की पर नजर रखना। शमशेर जी बॉस बोलता है। 12 को मेरी इज्जत लूट। लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। आयशा रोली को अपनी गोद में लेकर सड़क के किनारे पैदल पैदल चल रही थी। उसको मुंबई शहर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। वो जब से मुंबई आई थी वो घर में ही रहती थी। आयशा को घर का एड्रेस पता था तो आयशा लोगों से चाचा के घर का एड्रेस पूछते हुए जा रही थी। रोली आयशा की मासूम चेहरा देखकर अपने मन में बोला, ये लड़की इतनी भोली क्यों है। इससे ज्यादा चालाक तो मैं ही हूँ। कम से कम उस जानवर कुमार रणविजय के दोस्त को अपनी क्यूटनेस से अपना दोस्त बना लिया और सुबह पेट भरकर मुझे ब्रेकफास्ट उसकी वजह से मिल गया और ये लड़की भूखे पेट ही निकल पड़े। हे भगवान, इस लड़की को मेरी थोड़ी सी चालाकी दो। आयशा रोली को खुद को घूरता देखकर बोली, रोली मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानियां की सामना करना पड़ रहा है, पर जल्द ही हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। रोली आयशा के हाथ पर किस करता है। आयशा मुस्कुराते हुए रोली को अपने सीने से लग कर बोली, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ होने से मुझे हर मुश्किल आसान लगती है। अब तुम देखना मैं सब ठीक कर दूंगी। वही शमशू जो बाइक पर उनका पीछा कर रहा था, उसकी शर्ट में कैमरा लगा था जिसके जरिए रणविजय अपने कैबिन में बैठकर आयशा को अपने लैपटॉप पर देख रहा था। रणविजय की आंखें इस वक्त भावहीन थी।
आयशा रोली को लेकर 4 घंटे में अपने चाचा चाची के बंगले पर पहुंचती है। आयशा और रोली धूप के कारण पसीनों से लथपथ हो रखे थे। आयशा को देखकर वॉचमैन गेट खोल देता है। आयशा बंगले के अंदर पहुंचती है। आज सब घर पर ही थे। वो सब लिविंग हॉल में बैठे थे। आयशा को देखकर वो सब हैरानी के साथ खड़े हो जाते हैं। महेश आयशा को देखकर सबसे पहले पूछता है, मिस्टर अग्निहोत्री के साथ आए हो? आयशा नामे गर्दन हिलाती है। उसके बाद सिद्धि मुंह बनाकर आयशा से पूछती हूँ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? आयशा खुश होते हुए बोली, वो रणविजय जी ने बोला है, अगर मैं उनको 100 करोड़ रुपए लौटा दूंगी तो वो मुझे छोड़ देंगे। आप मुझे बस वो 50 करोड़ रुपए वापस कर दीजिए जो रणविजय जी ने आपको दिए थे, ताकि मैं वो पैसे उनको लौटा सकूं। आयशा की बात सुनकर महेश, डोली और सिद्धि तीनों को गुस्सा आ जाता है। डोली आयशा के पास आकर उसके गाल पर एक जोरदार चांट मारकर गुस्से में दांत भींचकर बोली, कमीनी पैसा हड़पना चाहती है? तुझे क्या लगता है हमें दूध पीते बच्चे हैं? तू कहेगी और हम तेरी बात मान लेंगे? आयशा एक गर्दन एक तरफ झुका गई थी। वो अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ी थी और उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे। महेश अपनी जगह से ही गुस्से में दांत भींचकर बोला, हम उस पैसे में से एक पैसा वापस नहीं देने वाले। अब यहाँ से निकल जाओ। आयशा रौंदो आवाज में अपने चाचा से बोली, चाचा जी अगर मैंने उनको पैसे नहीं दिए तो वो मेरी इज्जत लूट। आयशा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही डोली बोली, तेरी इज्जत अगर मिस्टर अग्निहोत्री लेते ही हैं तो हम क्या करें? अभी के अभी यहाँ से निकल जा, वरना मार मार कर तेरी वो हालत कर देंगे कि तू सोच भी नहीं सकती। आयशा डोली चाची की कड़वी बात सुनकर रो ही पड़ती है। आयशा अपने चाचा चाची से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो उस रणविजय के दीजिए पैसे दे, पर वो लोग कहाँ मानने वाले थे। डोली चाची दो बॉडीगार्ड को बोलकर आयशा को घर से बाहर निकलने के लिए बोलती है। वही सिद्धि आयशा से रोली को छीन कर बोली, चोर कहीं की, मेरी रोली को चोरी करके ले गई थी। दरअसल रोली सिद्धि का पालतू खरगोश है, पर सिद्धि उसकी देख देख नहीं करती थी। आयशा जब से आई तो वो रोली की देख रेख करने लगी, तो रोली भी आयशा को प्यार करने लगा और हर वक्त उसके साथ ही रहने लगा। एक बॉडीगार्ड आयशा का हाथ पकड़कर उसको खींचते हुए बंगले से बाहर लेकर आता है और आयशा को सड़क पर धक्का देता है और आयशा जाकर जमीन पर गिर जाती है। बॉडीगार्ड वापस बंगले में वापस चला जाता है। आयशा सड़क से खड़ी होकर गेट पर मौजूद वॉचमैन से रोते हुए गेट खोलने को बोलने लगती है, पर वॉचमैन आयशा की बात नहीं सुनता। आयशा वॉचमैन से गिड़गिड़ाते हुए बोले जा रही थी कि वो गेट खोल दे, ये उसकी जिंदगी का सवाल है, पर वॉचमैन आयशा की बात नहीं सुनता। आयशा धूप में खड़ी होकर बलक बलक कर रो रही थी। रणविजय अपने लैपटॉप में ये सब देख रहा था। तभी रणविजय के कैबिन के डोर पर कोई नॉक करता है। रणविजय कोल्ड वॉइस में कॉम बोलता है। निखिल रणविजय के कैबिन में आकर देखता है रणविजय अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा है। निखिल नोटिस स्माइल करते हुए रणविजय से पूछता है, यार अकेले अकेले लैपटॉप में क्या देख रहे हो? रणविजय का जब कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो निखिल खुद झांक कर लैपटॉप में देखता है। आयशा को रोते गिड़गिड़ाते देखकर निखिल हैरानी से रणविजय से पूछता है, यार ये सब ये क्या है? ये आयशा कहाँ है? और वो गोलू मोलू रोली कहीं नहीं देख रहा। रणविजय निखिल की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई अपने चाचा के घर गई है, वो पैसे लेने जो मैंने उसके चाचा को दिए थे। निखिल रणविजय की बात सुनकर बोला, यार तेरा उसके साथ जो भी चल रहा है वो सब ठीक है, पर देखने मासूम कैसे रो रही है, ये तो सुबह ब्रेकफास्ट करके भी नहीं गई थी। रणविजय निखिल की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, अगर तुम्हें इसके ऊपर इतना ही तरह आ रहा है तो इसको जाकर समझो, ये अपनी जिद छोड़कर मेरी हो जाए, और तुम जानते हो मैं अपनी चीजों को कितना संभाल कर रखता हूँ। निखिल रणविजय की बात सुनकर बोला, अच्छा ठीक है, मैं आयशा को समझाऊंगा, वो तुम्हारी हो जाए। रणविजय निखिल को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम फिलहाल मीटिंग में जाओ। निखिल रणविजय की बात सुनकर बोला, पर आयशा? रणविजय निखिल को सर्द निगाहों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ, तुम मीटिंग में जाओ। वही दूसरी तरफ आयशा चिल्लाकर चाचा चाची को पुकारा रही थी। वही दादी जो अपने रूम में बुखार में पड़ी थी, उसको आयशा की फिक्र हो रही थी। तभी रोली रोते हुए दादी के रूम में आ जाता है और बेड पर चढ़कर दादी पेट पर बैठ जाता है। दादी रोली को देखकर किसी तरह से बेड पर बैठती है और खुश होते हुए रोली से पूछती है, रोली तुम कैसे हो और आयशा कैसी है? वो आए हैं? रोली हाँ में सिर हिलाता है। दादी खुश हो जाती है। दादी नाइट स्टैंड पर रख रिमोट उठाकर उसका एक बटन प्रेस करती है। कुछ देर में एक मेड आती है। दादी उस मेड से आयशा के बारे में पूछती है, तो वो मेड जो कुछ हुआ था वो दादी को बताता देती है। मेड की बात सुनकर दादी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं।
दादी मेड से बोली, तू मेरा एक काम करेगी? वो मेड वफादार दी। वो हाँ में सिर हिलाती है। फिर दादी अपनी अलमारी की चाबी मेड को देखकर बोली, तुम मेरी अलमारी से वो लकड़ी का बॉक्स लेकर आओ। वो मेड अलमारी से लकड़ी का बॉक्स लेकर आती है। दादी मेड से बोली, शोभा इसमें कुछ गहने हैं जो आयशा के दादाजी ने बिजनेस में मुनाफा हुआ था तब मुझे लाकर दिए थे। आज तक मैंने इन गहनों को संभाल कर रखा था। अगर ये मेरी बच्ची के काम आ सके तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मेड शोभा दादी से बोली, दादी आप आराम कीजिए, मैं आपका काम करके आती हूँ। दादी रोली को भी मेड को देकर बोली, इसको भी आयशा को सौंप देना। अब यही तो मेरी आयशा का अपना है, इसके अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर मेड शोभा रोली को और गहने के बॉक्स को लेकर दाबे पांव बंगले के पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाती है। शोभा जब बाहर आती है तो आयशा को मायूस होकर वापस जाते हुए देखती है। मेड शोभा एक छोटे रास्ते से सबसे नजर बचाकर मार्केट में पहुंचती है और आयशा का इंतजार करने लगती है। जब आयशा रोते हुए उस मार्केट वाले रास्ते पर पहुंचती है, शोभा आयशा को एक कोने में लेकर जाती है। आयशा मेड शोभा को देखकर हैरान हो जाती है। मेड शोभा आयशा को रोली को सौंपती है और फिर दादी का दिया हुआ ज्वेलरी बॉक्स देकर बोली, आयशा इस बॉक्स में दादी की ज्वेलरी है, उन्होंने ही तुम्हें दी है, तुम अपना और रोली का ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। मेड शोभा वहां से निकल जाती है। वही रणविजय अपने लैपटॉप में ये सब देख रहा था। 13 रणविजय ने मांगा आयशा से रेट। लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। आसमान में चांद चमक रहा था। रणविजय की कार अपने विला में एंटर करती है और कार रुकते हैं और ड्राइवर रणविजय के लिए डोर खोलता है। रणविजय कार से उतरकर अपना कोट ठीक करता है और एटीट्यूड में चलते विला के अंदर जाता है तो आयशा को लिविंग हॉल में बैठकर रोली को साथ खेलते देखता है। रणविजय सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई कम टू माई रूम। आयशा के कानों में रणविजय की आवाज पड़ती है तो वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए रणविजय को देखती है। फिर आयशा दादी का दिया ज्वेलरी बॉक्स लेकर रणविजय के पीछे जाती है। वही रोली अपनी भाषा में खुद से ही बोला, चू चू, इस जनावर कुमार का घर मुझे अब अपना सा लगने लगा है। थैंक्स गॉड दादी ने मुझे आयशा के पास छुड़वा दिया। मोटी डोली के घर में रहने से अच्छा तो मैं सड़क पर रह लेता। वही आयशा रणविजय के पीछे उसके रूम में पहुंचती है। रणविजय अपना कोट उतारकर बेड रखता है। आयशा चहकती आवाज में बोली, रणविजय जी ये लीजिए। रणविजय आयशा की बात सुनकर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, कम हियर इन फ्रंट ऑफ मी। आयशा ज्वेलरी बॉक्स लेकर रणविजय के सामने आकर खड़ी हो जाती है और रणविजय को ज्वेलरी बॉक्स देकर बोली, इसमें कुछ ज्वेलरी है। रणविजय आयशा से वो बॉक्स लेकर उसको खोलकर देखता है तो उस बॉक्स के अंदर एक डायमंड का सेट निकलता है जिसकी कुछ 50 लाख होगी। रणविजय सब कुछ जानते हुए भी आयशा से सवाल करता है, ये कहाँ से चोरी करके लेकर आए हो? आयशा रणविजय की बात सुनकर बोली, अरे नहीं, ये मैंने चोरी नहीं किए, ये तो मुझे मेरी दादी ने दिए हैं। रणविजय उस नेकलेस को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, ये 50 लाख का होगा। 100 करोड़ में से 50 लाख माइनस हो गए और 30 में से एक दिन भी कम हो गया। आयशा रणविजय की बात सुनकर बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पैसे वक्त पर ही दूंगी। फिर रणविजय ज्वेलरी बॉक्स को बेड पर रख देता है। रणविजय एक नजर आयशा को देखकर बाथरूम में जाने लगता है। तभी आयशा उसके पीछे भागते हुए जाती है और अचानक ही आयशा का पैर मुड़ जाता है और वो गिरने ही वाली थी। तभी रणविजय घूमकर झट से आयशा को अपनी बाहों में संभाल लेता है। इस बीच दोनों की आंखें एक दूसरे से लड़ जाती हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। रणविजय आयशा की तितली जैसी खूबसूरत आंखों में जैसे खोता जा रहा था, वही आयशा भी रणविजय की काली आंखों की गहराई में डूबा रही थी। रणविजय धीरे धीरे आयशा के होठों के करीब बढ़ने लगता है। रणविजय की बाहों में आयशा की दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो गई थी। रणविजय आयशा के होठों पर बाइट करके डीप वॉइस में बोला, टाइम टू रोमांटिक शावर। आयशा रणविजय की बात सुनकर अपने संस में आती है और रणविजय से दूर होने की कोशिश करती है, पर रणविजय की मजबूत बाहों से आयशा छूट नहीं पाती। रणविजय आयशा को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाता है और आयशा को शावर के नीचे लाकर खड़ा कर देता है। आयशा घबराकर रणविजय से बोली, मैं शावर ले चुकी हूँ, मुझे जाने दीजिए। रणविजय शावर ऑन कर देता है। उन दोनों के ऊपर शावर का ठंडा पानी गिरने लगता है। आयशा अपनी तितली जैसी आंखों से रणविजय को देख रही थी, वही रणविजय आयशा की स्ट्रॉबेरी जैसे होठों को देख रहा था। रणविजय धीरे धीरे आयशा के होठों के करीब जा रहा था। आयशा रणविजय के अपने करीब आने से घबरा रही थी। आयशा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। रणविजय को आयशा की इस हरकत से गुस्सा आ जाता है और वो आयशा का चेहरा अपनी तरफ करके उसके होठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगता है। रणविजय आयशा को वाइल्ड किस कर रहा था। वो आयशा को किसके साथ बाइट भी कर रहा था।
रणविजय ने आयशा का चेहरा अपने दोनों हाथों से ओढ़ करके रखा था ताकि आयशा अपना चेहरा इधर उधर ना कर सके। आयशा रणविजय की पीठ में मुक्के मार रही है ताकि रणविजय उसको छोड़ दे, पर रणविजय कहाँ अब अपना मन भरने आयशा को छोड़ने वाला था। रणविजय आयशा को जब तक किस करता रहा जब तक उसके मुंह में ब्लड का टेस्ट नहीं आ गया। रणविजय आयशा के होठों को फ्री करके टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, ये इस घर में रहने का रेट है जो तुम्हें मुझे मेरे मन के मुताबिक देना ही पड़ेगा। आयशा रणविजय की बात सुनकर फर्श पर बैठकर रोने लगती हैं और रोते हुए बोलती हैं, आप सब मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों लगे हैं? चाचा चाची ने पैसे देने से मना कर दिया और आप अब रेट बोलकर मेरे साथ मिसबिहेव करना चाहते हो। चाची कहती हैं, आप मेरी इज्जत लूट लोगो तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरी कोई फीलिंग नहीं है? मुझे दर्द नहीं होता? आयशा अपना चेहरा अपने हाथों की हथेलियों में छुपाकर रोने लगती हैं। रणविजय को आयशा की बातों से कोई फर्क नहीं पड़। वो आयशा की बाजू पकड़कर उसको खड़ा करके कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई ये ड्रामा किसी और को देखना, रणविजय अग्निहोत्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। मुझे जो करना है मैं वो सब तुम्हारे साथ करूंगा और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती हो। रणविजय अपनी बात बोलकर आयशा को बाथरूम से बाहर निकल देता है। आयशा बस बाथरूम के डोर को घूरते रह जाती है। इस वक्त कोई ऐसा नहीं था जो उसका सहारा बनने उसकी मदद करे, बस सब उसको दर्द देने में लगे थे। वहीं निखिल की कार रणविजय के विला में एंटर करती है। निखिल की कार के पीछे एक कार आती है, उसमें से दोनों आदमी उतरते हैं। निखिल उनको लेकर विला के अंदर आता है। निखिल उन दोनों आदमियों के साथ जैसे ही अंदर आता है तो वो आयशा लिविंग के कोने में गीले कपड़े पहने खड़े देखता है। आयशा रो रही थी। आयशा की ड्रेस उसकी बॉडी से चिपकी हुई थी और आयशा की फिगर उभर कर आ रही थी। निखिल अपना कोट उतारकर फटाफट आयशा के पास आकर उसको अपना कोट पहनाकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी गीले कपड़ों में? आयशा निखिल को बताती है कि रणविजय ने उसको गुस्से में अपने रूम से बाहर निकल दिया है, इसलिए वो लिविंग हॉल में आ गई। निखिल आयशा को एक दूसरे रूम में छोड़कर आ जाता है। निखिल वापस हॉल में आता है तो वो दोनों आदमी निखिल को घूरते हैं। निखिल उन दोनों से बोला, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो रणविजय की लेडी है। उनमें से एक लड़का जिसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेस थे वो काउच पर बैठते हुए पूछता है, क्या ये वही 50 करोड़ वाली लड़की है? निखिल सामने वाले काउच पर बैठते हुए बोला, हाँ ये वही है। वो तीनों काउच पर बैठ जाते हैं। निखिल एक सर्वेट से बोला, रणविजय को जाकर बता दो प्रतीक और जिमी आ गए हैं। सर्वेट रणविजय को मैसेज देने चला जाता है। वही रोली किचन में सेफ को अपनी अदाओं से रिझा रहा था ताकि उसको और आयशा को रोज भर पेटा खाना ये सेफ दे दिया करे। रणविजय के विला के किचन में 30 सेफ थे। वो सब अगल अगल देश से आए थे। वो सुपर टेस्टी खाना बनाते थे। रोली फूड कट कर सभी सेफ को दिखा रहा था। सभी सेफ को रोली पर बहुत प्यार आ रहा था। रोली एक गोलू मोलू खरगोश था। उसका स्किन टोन ब्राउन एंड व्हाइट था और बड़ी बड़ी रेड कलर की आईज। रोली सभी सेफ को अपने लिए दीवान होते हुए देखकर अपने मन में बोला, ओए बल्ले बल्ले ये सब बावर्ची मेरे दीवाने हो गए। ओए रोली तूने तो कमाल कर दिया। इस जानवर कुमार के घर के लोग डोली चाची के घर के लोगों से तो बहुत अच्छे हैं। वही रणविजय रेडी होकर नीचे लिविंग हॉल में आता है। रणविजय ने जीन्स और बाउंड शर्ट के साथ लेदर की जैकेट कैरी कर रखी थी और बालों को जाल से सेट करके रखा था। रणविजय कहर लग रहा था। निखिल रणविजय को देखकर नोटी अंदाज में बोला, यार घर में किसके लिए तैयार होकर घूम रहा है? रणविजय निखिल को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, शॉप। प्रतीक रणविजय से सीरियस टोन में बोला, ब्रो कैसे हो? रणविजय रौबदार आवाज में बोला, अच्छा। जिमी रणविजय से मुस्कुराते हुए बोला, रणविजय आजकल तो तुम्हें सुबह से ज्यादा रात का इंतजार रहता होगा। रणविजय जिमी को अपनी सर्द निगाहों से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, जिमी मुझे मजाक करने का हक सिर्फ निखिल और प्रतीक को है। तुम प्रतीक के दोस्त हो तो प्रतीक के साथ ही मजाक करो। डोंट टी क्रॉस योर लिमिट्स। जिमी रणविजय की वार्निंग से घबरा जाता है। वो रणविजय को जानता था। रणविजय किसी फालतू बात जरा भी बर्दाश्त नहीं करता था। वो लोग फिर बिजनेस की बातें करने लगते हैं और वही ड्रिंक करने लगते। वही जिमी के दिमाग में आयशा कब से कब रही थी। वो आयशा की खूबसूरती को देखकर पागल सा हो गया था, पर वो रणविजय की लेडी है, बस इस वजह से वो आयशा के पास नहीं जा पा रहा था। जब 14 शादी करके तुम इसको यूज करके छोड़ दोगे। प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। आसमान में चांद चमक रहा था। रणविजय लिविंग हॉल में बैठकर अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। प्रतीक रणविजय से पूछता है, तो रणविजय इस लड़की का तुम क्या करने वाले हो? रणविजय वाइन का सीप लेते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, वो मेरे बैग की शोभा बढ़ाएंगी। जिमी रणविजय और प्रतीक की बात सुनकर बोला, तो वो लड़की जो भींगे कपड़ों में खड़े होकर रो रही थी,
वो मिस्टर अग्निहोत्री आपकी वाइफ थी। रणविजय जिमी की बात सुनकर उसको सर्द निगाहों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, वो लड़की मेरी लेडी है, ये जाना तुम्हारे लिए काफी है। जिमी रणविजय की बात सुनकर वही चुप होकर अपनी वाइन पीने लगता है। प्रतीक रणविजय से बोला, ब्रो मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। रणविजय प्रतीक को अपने स्टडी रूम में लेकर पहुंचता है। वो दोनों स्टडी रूम की बड़ी की विंडो पर खड़े हो जाते हैं। प्रतीक सीरियस टोन में रणविजय से बोला, ब्रो तुमने तो कहा था इस लड़की से शादी करके तुम इसको यूज करके छोड़ दोगे, तो फिर ये अब तक तुम्हारे साथ क्यों है? कहीं इस लड़की के रूप के सामने तुम्हारे इरादे तो कमजोर नहीं हो गए? रणविजय प्रतीक की बात सुनकर उसको अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, यू नो मी वेरी वेल, आई डू वॉट आई से। रणविजय की बात सुनकर प्रतीक रणविजय को सवालिया नजरों से देखते हुए पूछता है, तो फिर ये लड़की अब तक तुम्हारे घर में क्या कर रही है? इसका काम तो शादी की रात को ही खत्म हो जाना चाहिए था। रणविजय आसमान में चमक रहे चांद को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, प्रतीक आजकल की लड़कियों के लिए शादी के बाद फास्ट नाइट मानकर छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आजकल का फैशन हो चुका है। इस आयशा चौहान को मैं इतनी आसान सजा कैसे दे सकता हूँ? इसको तो हर पल में अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। प्रतीक रणविजय की बात सुनकर टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, ओ तो तुम इस आयशा चौहान के साथ खेलना चाहते हो? खेलो खेलो, वैसे भी इसकी औकात यही है। रणविजय डेविल स्माइल करते हुए बोला, इस लड़की की औकात बस मेरे बस्तर पर मेरे नीचे सोने की ही है। फिर दोनों दोस्त शैतानों की तरह हंसने लगते हैं। वही दूसरी तरफ रोली आयशा को ढूंढते हुए लिविंग हॉल में आता है, तो वो निखिल को देखकर खुश हो जाता है। निखिल उससे अच्छे बात करता है। रोली निखिल के पास जा ही रहा था, तभी जिमी की बात सुनकर रोक जाता है। जिमी निखिल से बोला, यार निखिल एक बात बता, ये जो लड़की है जिसको रणविजय ने 50 करोड़ में खरीदा है, इसके घर वालों ने कैसे इस लड़की को बेच दिया? ये लड़की तो मुश्किल से 18 या 19 साल की लग रही है। ये रणविजय से उम्र में काफी छोटी है। निखिल अपना वाइन का गिलास दोबारा से फील करते हुए बोला, आयशा के माँ बाप तो हाँ नहीं, वो अपने चाची के साथ रहती हैं। वो लोग बहुत लालची हैं। रोली उन दोनों की बात सुनकर अपने मन में बोला, मेरी आशु आयशा के साथ सब बुरा बिहेव करते हैं, सबके सब बहुत गंदे हैं। निखिल की नजर रोली पर पड़ जाती है और वो रोली को अपनी गोद में आने को बोलता है। रोली निखिल के पास फूदकते हुए आ जाता है। निखिल रोली को अपनी गोद में उठाकर जिमी से मिलवाता है। तभी वहां एक सर्वेंट आता है और सिर झुकाकर बोलता है, सर डिनर लग चुका है, आप वो बॉस बुला रहे हैं। फिर वो दोनों डिनर करने डाइनिंग हॉल में पहुंचते हैं और डाइनिंग पर बैठ जाते हैं। प्रतीक निखिल की गोद में रोली को देखकर सार्कास्टिक वे में बोला, निखिल आजकल लड़की को छोड़कर तुम खरगोशों के साथ घूमने लगे हो। निखिल प्रतीक की बात सुनकर चिढ़ के बोला, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं, लड़कियां मेरे लिए पागल हैं। ये तो रणविजय का साला है, इसका आधा घर वाला है। निखिल की बात सुनकर जिमी और प्रतीक हल्का सा मुस्कुराते हैं। वही रणविजय अपनी सर्द निगाहों से उन तीनों को घूर रहा था। फिर वो सब डिनर करने लगते हैं। निखिल अपने साथ रोली को भी सलाद खिला रहा था। निखिल रणविजय से पूछता है, क्या मैं आयशा का खाना उसके रूम में भेज दूं? रणविजय निखिल को खा जाने वाली नजरों से देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, आज उसको डिनर नहीं मिलेगा, ये उसकी पनिशमेंट है। रणविजय, निखिल और प्रतीक तीनों बचपन के बेस्ट फ्रेंड थे। तीनों ही कामयाब बिजनेसमैन थे। तीनों दोस्तों में निखिल ही थोड़ा बहुत हॉट वाला था, बाकी रणविजय तो डेविल था ही। प्रतीक भी कुछ काम नहीं था। निखिल रणविजय की बात सुनकर बोला, यार उस मासूम बच्ची के साथ ऐसा मत करो। वो सुबह भी बिना ब्रेकफास्ट करे चली गई थी, शायद वो सुबह से भूखी ही है। पहले ही उसकी जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, तो प्लीज कम से कम उसको 3 टाइम का खाना तो टाइम से दे दो। रणविजय निखिल की बात सुनकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, आयशा मेरी औरत है, उसका अच्छा बुरा मैं सोच सकता हूँ, और जैसी वो दिख रही है वो वैसी नहीं है, तो तुम आयशा से दूर रहो। प्रतीक निखिल से कोल्ड वॉइस में बोला, निखिल तुम इस खरगोश को डिनर करवाओ, उस लड़की की फर्क तुम्हें तो बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। निखिल हाँ में सिर हिलाता है और फिर वो सब डिनर कर लेते हैं। निखिल को छोड़कर प्रतीक और उसका दोस्त जिमी चले जाते हैं। निखिल भी रोली को अपने साथ अपने रूम में लेकर चला जाता है। वही रणविजय एक मेड से कोल्ड वॉइस में बोला, आयशा को अच्छे से डिनर करवाकर मेरे रूम में भेज देना। मेड सिर झुकाकर जी बॉस बोलती है। फिर रणविजय अपने रूम में चला जाता है। वही मेड आयशा के पास जाती है और उसको अपने साथ चलने को बोलती है। आयशा मेड से धीमी आवाज में बोली, क्या मुझे पहनने के लिए सूखे कपड़े मिल सकते हैं? मेड हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद अपने हाथ में एक बैग लेकर आती है और आयशा को देती है। आयशा चेंजिंग रूम में जाकर फटाफट कपड़े चेंज करती है। मेड ने आयशा को एक नाइट सूट दिया था।
आयशा रेड होकर मेड के साथ चली जाती है। मेड आयशा को डाइनिंग हॉल में लेकर आता है और फिर आयशा से डिनर करने को कहती है। आयशा मेड से रोली के बारे में पूछती है तो मेड बोली, रोली ने निखिल सर के साथ डिनर कर लिया है और वो इस वक्त निखिल सर के साथ ही हैं। आप डिनर कर लीजिए। रोली ने कर लिया जानकर आयशा चैन से डिनर कर लेती है और मेड आयशा से बोली, आपको बॉस ने अपने रूम में बुलाया है। आयशा मेड से बोली, अगर मैं रणविजय जी की बात ना मानूं तो चलेगा क्या? मेड आयशा की भोली सी शक्ल देखकर बोली, बॉस अपनी बात ना मानने पर बहुत खतरनाक पनिशमेंट देते हैं। तुम वो पनिशमेंट सह नहीं पाओगी, तुम्हारी भलाई इसमें है। तुम बॉस के रूम में जाओ। मेड अपनी बात बोलकर डाइनिंग टेबल सफा करने लगती है। आयशा अपने मन में बोली, ये शैतान कुमार अब क्यों मुझे अपने रूम में बुला रहा है? पहले खुद ने ही तो मुझे धक्का मारकर अपने रूम से बाहर निकल दिया था। ये रणविजय जी साइक है। आयशा सीढ़ियों से होते ऊपर जाती है। रणविजय बेड के क्राउन से सिर टक कर बैठा था और आयशा का ही इंतजार कर रहा था। तभी रूम का डोर नॉक होता है। रणविजय कोल्ड वॉइस में कॉमेंट बोलता है। आयशा रणविजय के रूम में आती है। आयशा रणविजय को बैकग्राउंड से सिर टक कर बैठे देती है। आयशा धीमी आवाज में रणविजय से पूछती है, आपने मुझे बुलाया है? रणविजय अपनी आंखें खोलता है और आयशा को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, मुझे हेड मैसेज चाहिए तो फटाफट मेरी हेड मैसेज करो। आयशा रणविजय की बात सुनकर उसके पास जाती है और उसकी हेड मैसेज करने लगती है। आयशा रणविजय से बहुत डरी हुई थी, इसलिए अपना काम एकदम चुपचाप कर रही थी। रणविजय आयशा से कोल्ड वॉइस में पूछता है, मुझे अपने बारे बताओ। आयशा रणविजय की बात सुनकर गहरी सांस लेकर बोली, मैं शिमला की रहने वाली हूँ। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी मोम हमें छोड़कर भगवान के घर चली गई थी। मेरे बड़े भैया 1 साल पहले पापा से झगड़ा करके घर छोड़कर चले गए थे। उसके बाद से उनका कुछ भी आता पता नहीं है और 1 महीने पहले ही किसने मेरे पापा का मर्डर कर दिया था। रणविजय जिसकी आंखें बंद थी वो कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हारे पापा ने तो लॉकअप के पंखे से लटका कर फांसी लगा ली थी। आयशा रणविजय से दूर होकर बोली, ये झूठ है। एक आदमी ने लॉकअप में फांसी लगा ली और किसी पुलिस वाले को पता ही नहीं चला। मेरे पापा का मर्डर हुआ है। मैं अपने पापा के कत्लों को ढूंढ कर फांसी दिल पाऊंगी। आयशा आखिरी की लाइन बोलने के बाद फूट फूट कर रोने लगती है और धड़ाम करके फर्श पर बैठ जाती है और रणविजय एकटक आयशा को देखने लगता है। जब 15 सॉफ्ट किस। प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। आसमान में चांद को बादलों ने घेर लिया था। वही आयशा फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसके पापा का लॉकअप में मर्डर हो गया, जिसको सबने सुसाइड बोल दिया। आयशा के दिल में बहुत दर्द और तकलीफ थी, जिसको वो किसको दिखती नहीं थी। आयशा को अपने पापा को निर्दोष साबित भी करना था। उसके पापा के ऊपर जो कंपनी में घोटाला करने का आरोप लगा था उसको भी मिटना था और अपने पापा के कत्ली को भी ढूंढना था और इन सब के साथ अपने बड़े भाई को भी ढूंढना था। मासूम आयशा की जान पर कितने काम थे और वो बेचारी यहाँ रणविजय के चुंगल में फंस गई थी और अपने आप को आजाद करने के लिए संघर्ष कर रही थी। रणविजय आयशा को काफी देर से एकटक देखे जा रहा था। रणविजय बेड से खड़ा होता है और आयशा की साइड से होते हुए बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी सर्द आंखों से चांद को देखता है और अचानक ही रणविजय के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। रणविजय अपनी पैंट की पॉकेट से सिगरेट निकलता है और कस लेने लगता है। रणविजय धुआं छोड़ते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, वो कहावत तो सुनी होगी, प्यार और जंग में सब जायज है। मिस आयशा चौहान। वही दूसरी तरफ यूपी शहर की शराब की फैक्ट्री में रात गए पुलिस ने छाप मार दिया था। इंस्पेक्टर फैक्ट्री में मौजूद एक आदमी को पीटते हुए पूछते हैं, मीनावती शराब का धंधा करते हो? तुम्हारी ये शराब पीकर ना जाने कितने लोग मार गए। अब ये बता ये किसकी फैक्ट्री है, कौन है इस जहली शराब फैक्ट्री का मालिक? वो आदमी इंस्पेक्टर को धक्का देकर बोला, ये भैया जी की फैक्ट्री है। अगर अपने बीवी बच्चों को सही सलामत देखना चाहता है तो यहाँ से दफा हो जाओ। इंस्पेक्टर भैया जी सुनकर उस आदमी से सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये भैया जी की फैक्ट्री है। तुम भैया जी इस बारे में कुछ मत बोलना। वो आदमी इंस्पेक्टर को गुस्से से घूरते हुए बोला, चल अब दफा हो जाओ। इंस्पेक्टर उस आदमी के पैर छूकर अपनी टीम को वहां से लेकर निकल जाता है। वही पुलिस जीप में पीछे बैठा कांस्टेबल दूसरे कांस्टेबल से पूछता है, भाई ये सब क्या था और ये भैया जी कौन है? दूसरा कांस्टेबल उस पहले वाले कांस्टेबल से धीमी आवाज में बोला, भैया जी यूपी के राजा हैं और मौत का दूसरा नाम। अगर यूपी में कोई भैया जी के खिलाफ गया तो फिर उसको और उसके परिवार को भैया जी के कहर से कोई नहीं बचा सकता था। अभी कुछ दिन पहले ही भैया जी ने एक ईमानदार पुलिस वाले को उसके परिवार के साथ उसके ही घर में दिन दहाड़े जिंदा जलाकर मार दिया।
तो तुम भी अगर यूपी में चैन से रहना चाहते हो तो कभी भैया जी के खिलाफ मत जाना। पहला कांस्टेबल हाँ में सिर हिलाता है। वही एक बंगले के लिविंग हॉल में एक आदमी ब्लैक कलर के कुर्ता पजामा पहनाकर काउच पर एक हाथ में शराब का गिलास और दूसरे हाथ में देसी कट्टा लेकर बैठा था। उस आदमी के माथे पर लंबा तिलक लगा था और गले में सोने की मोटी मोटी चेन और सीधे हाथ में सोने की घड़ी और उल्टे हाथ में ढेर सारी माला पहन रखी थी। उसके सामने 10 आदमी खड़े थे। काउच पर बैठा था, शराब का घूंट भरकर उन सब आदमियों से कर्कश आवाज में बोला, तुम लोग एक बात को गंठ बंध लो, अगर उस छोरी को लाने में तुम लोग नाकामयाब हुए तो तुम लोग को ऐसी सजा मिलेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो सभी आदमी सिर झुकाकर जी भैया जी बोलकर टेबल पर रख तलवारें बारी बारी उठाकर वहां से निकल जाते हैं। उन आदमियों के जाने के बाद एक लड़की जिसने सेक्सी तरीके से साड़ी पहनी हुई थी, वो भैया जी के पास नाराज होकर बोली, भैरो मैं कब से रूम में तुम्हारा वेट कर रही थी और तुम हो कि यहाँ इन लोगों के साथ मगज मार रहे हो। भैया जी भैरो सिंह उस लड़की की नाजुक कलाई पकड़कर खींचता है और वो लड़की भैरो के ऊपर आकर गिरती है। भैरो उस लड़की के कान में गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, तुम तो हमारी रानी हो, तुम्हें हम कैसे भूल सकते हैं। फिर भैरो उस लड़की के होठों पर अपनी गिरफ्त में लेता है। वही दूसरी तरफ मुंबई में रणविजय के विला में रणविजय जब रूम में वापस आता है तो आयशा को फर्श पर लेटकर रोते देखता है। रणविजय आयशा को एक नजर देखकर चेंजिंग रूम में चला जाता है और कुछ देर बाद रणविजय चेंज करके बाहर आता है। रणविजय ने बस ब्लैक लोअर पहना हुआ था, वो शर्टलेस था। उसकी मस्कुलर बॉडी देख रही थी। रणविजय के 8 पैक एब्स उसको और भी हैंडसम और स्ट्रांग बना रहे थे। रणविजय आयशा को देखता है जो अब भी फर्श पर एक छोटे से बच्चे की तरह लेटकर रो रही थी। आयशा इस वक्त खुद को अकेला और बेसहारा महसूस कर रही थी। उसके अपने चाचा चाची ने उसकी मदद की जगह उसको बच दिया। रणविजय गहरी सांस लेता है और फिर झुककर आयशा को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लाकर लेटा देता है। आयशा जो इस वक्त बहुत इमोशनल वीक हो गई थी, वो रणविजय का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, प्लीज मेरे पास बैठ जाओ। आयशा की बात सुनकर रणविजय टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, बटरफ्लाई यू डोंट हैव टू फील अलोन। रणविजय अपनी बात बोलकर आयशा के ऊपर झुककर उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लेता है और आयशा को किस करने लगता है। आयशा जो इस वक्त बहुत इमोशनल वीक फील कर रही थी, वो रणविजय के किस करने पर लगता है। आयशा रणविजय को खुद से दूर करने की जगह अपनी आंखें बंद करके चुपचाप लेटी थी और रणविजय आयशा को सॉफ्ट किस कर रहा था। रणविजय आयशा की कमर को सहला रहा था। आयशा धीरे धीरे नींद के आगोश में चली जाती है। रणविजय 10 मिनट बाद आयशा के होठों को फ्री करता है तो पाता है आयशा सो चुकी है। रणविजय भी आयशा की बगल में लेट जाता है। नाइट स्टैंड से रिमोट उठाकर एक बटन प्रेस करता है और रूम का डोर ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है और लाइट भी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। फिर रणविजय आयशा को अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। रणविजय अपने मन में बोला, बटरफ्लाई तुम्हें अपनी कैद से कभी आजाद नहीं होने दूंगा। 16 बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आसमान में सूरज चमक रहा था, चिड़िया चहचहा रही थी। वही सूरज की रोशनी पर्दा से छनकर बेड पर सो रही आयशा पर पड़ती है। आयशा का चेहरा इस वक्त सोने की तरह चमक रहा था। आयशा बहुत ही प्यारी लग रही। आयशा अचानक ही कसमसाने लगती है। आयशा नींद में ही बोली, रोली प्लीज मेरे ऊपर कूदना बंद करो। रोली कहाँ मानने वाला था, वो आयशा के ऊपर कूदते हुए उसे जागने में लग हुआ था। आयशा को मजबूर होकर जागना पड़ता है। आयशा अंगड़ाई लेते हुए उठाती है और बेड से टकलग कर बैठ जाती है और रोली को अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर किस करके प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग शैतान बच्चे। रोली अपनी भाषा में आयशा से बोला, चू चू चू। गुड मॉर्निंग की बच्ची। सुबह के 10 बज रहे हैं। वो निखिल और जानवर कुमार दोनों नहा धोकर और कप पीकर अपने ऑफिस चले भी गए हैं और तुम्हारी अभी सुबह भी नहीं हुई। तुम्हें नौकरी ढूंढने नहीं जाना। आयशा जिसकी आंखों में अभी भी हल्की हल्की नींद थी, वो रोली की पीठ पर अपना गाल रब करते हुए प्यार से बोली, रोली पोली को भूख लगी है। रोली आयशा की बात सुनकर अपने मन में बोला, इस लड़की को हमेशा क्यों लगता है मुझे जब देखो भूख लगी रहती है, ये लड़की मुझे खिला खिलाकर मोटा कर देगी। आयशा फिर रोली को लेकर बेड से उतरती है। फिर आयशा रोली को शावर देकर उसको टॉवल में लेपट कर बालकनी में झूल पर बैठ देती है और फिर खुद शावर लेने चली जाती है। आयशा शावर लेकर बाथरोब पहनाकर बाथरूम से बाहर आती है और फिर चेंजिंग रूम में जाकर अपने पहनने के लिए कपड़े ढूंढती है। आयशा को अपने लिए कपड़े मिल जाते हैं। आयशा एक सिंपल सा पर्पल कलर का प्लाजो सूट पहन लेती है और फिर आयशा रेडी होकर रोली को लेकर अपने लिए जॉब ढूंढने निकल जाती है। आयशा मुंबई शहर की भीड़ में चल रही थी। आयशा के हाथों में न्यूज़पेपर था और उस न्यूज में उसने कुछ जब की एड पर निशाना लगाया था।
आयशा अपनी लिस्ट के सबसे पहले ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाती हैं। वही सुबह से शाम हो चुकी थी। आयशा सड़क के किनारे रोली को साथ लेकर बैठी थी। आयशा की आंखों में आंसू थे। आयशा रोंदो आवाज में रोली से बोली, रोली मुझे बिना अपने डॉक्यूमेंट के कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी, और डॉक्यूमेंट तो चाचा चाची के घर पर हैं, और अगर मैं उनसे अपने डॉक्यूमेंट मांगूंगी तो वो उन डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगी। रोली जो आयशा की गोद में बैठ था, वो चू 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 करने लगता है। आयशा रोली के सिर पर हाथ फेर कर बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी है, पर मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। वही दूसरी तरफ अग्निहोत्री एंटरप्राइजेस के ऑफिस में रणविजय का पीए अनुभव एक फाइल लेकर उसके कैबिन में आता है, और वो फाइल रणविजय के टेबल पर रखकर सिर झुकाकर बोला, बॉस ये इस फाइल में आयशा मैडम के सभी डॉक्यूमेंट हैं। रणविजय जो अपनी चेयर पर आंखें बंद करके बैठा था, वो अपनी आंखें खोलकर फाइल को देखता है, और फिर उस फाइल को खोलकर देखता है। इस फाइल को आयशा के बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर सभी सर्टिफिकेट थे। रणविजय अनुभव को जाने का इशारा करता है। अनुभव वहां से चला जाता है। रणविजय आयशा के डॉक्यूमेंट देखकर डेविल स्माइल करते हुए खुद से बोला, आयशा चौहान बिना डॉक्यूमेंट के तुम एक अच्छी कंपनी में तो कभी भी कम नहीं मिल सकता। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी कैद से छूट जाओगी? कभी नहीं, अभी तो बस खेल का आगाज हुआ है। आगे आगे देखो क्या होता है। रणविजय डेविल स्माइल करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही दूसरी तरफ आयशा अभी भी परेशान सी सड़क के किनारे ही बैठी थी। तभी वो कुछ दूर एक छोटी सी बच्ची को अपने पापा की उंगली पकड़कर आइसक्रीम की शॉप पर खड़ी थी। आयशा उस बच्ची और उसके पापा को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए रोली से बोली, रोली तुम्हें पता है, मैं भी अपने पापा के साथ आइसक्रीम खाने जाती थी, और जिद करके पूरी 3 आइसक्रीम बस अपने लिए ही लेकर आती थी। रोली आयशा की आंखों में चमक देख सकता था। आयशा अपने पापा के बारे में बात करते वक्त बहुत खुश लग रही थी। रोली आयशा को खुश देख कर उसकी गोद में उछलने लगता है। आयशा जो पूरी तरह से निराश हो चुकी थी, वो अचानक ही खड़ी होकर बोली, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है, और 100 करोड़ रुपए कामनाएं हैं। फिर आयशा चाचा के घर अपने डॉक्यूमेंट लेने चली जाती है। कुछ 2 घंटे में आयशा पैदल चलते हुए अपने चाचा के बंगले में पहुंचती है। आयशा गेट पर खड़े होकर वॉचमैन से गेट खोलने को कहती है, तो वॉचमैन आयशा से पूछता है, क्या तुम्हारे साथ मिस्टर अग्निहोत्री जी भी आए हैं? आयशा ना में सिर हिलाती है, तो वॉचमैन सिर झुकाकर बोला, डोली मैडम ने कहा है, आप अगर अकेले आओगी तो आपको अंदर नहीं आने देना है। आयशा दुखी हो जाती है। क्या उसके चाचा चाची की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी कि वो उसको अपने बंगले में अंदर आने थे? मतलब अगर वो रणविजय के साथ आएंगी तभी वो चाचा चाची उसको अपने घर में आने देंगे। आयशा सैड वॉइस में वॉचमैन से बोली, अंकल क्या आप मेरे डॉक्यूमेंट लाकर दे सकते हैं? वॉचमैन आयशा से बोला, मैं सर और मैडम से जाकर बात करता हूँ। फिर वॉचमैन महेश और डोली के पास चला जाता है, और कुछ देर बाद वो बाहर आता है और आयशा से बोला, मैडम आपके डॉक्यूमेंट तो मिस्टर अग्निहोत्री जी को दे दिए हैं। आयशा वॉचमैन को अपनी मदद करने के लिए थैंक यू बोलकर निकल जाती है। आयशा रणविजय की विला पहुंचती है। तभी एक मेड आयशा के पास आकर मुंह बनाकर बोली, तुम्हें पता भी है क्या वक्त हुआ है? रात के 9 बज रहे हैं। आयशा और रोली जो भूख प्यास से बेहाल हो रखे थे, वो उस मेड को मालकिन जैसे बिहेव करते देखते हैं। आयशा मेड से हौंफते हुए बोली, वो मुझे मुंबई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तो मैं रास्ता भटक गई थी, और फिर मैं पैदल आ रही थी, इस वजह से मुझे देर हो गई। क्या हमें पीने के लिए पानी मिलेगा? मेड मुंह बनाकर बोली, किचन में जाकर खुद ले लो। फिर वो मेड चली जाती है। आयशा और रोली किचन में पहुंचते हैं, और हेड सेफ से इज्जत लेकर पानी पीते हैं। ठंड ठंड पानी पीकर दोनों की जान में जान आए। आयशा किचन में रखी चेयर पर बैठ जाती है। आयशा आराम करने लगती है। उसके पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे थे। सुबह से वो हर जगह पैदल ही जा रही थी। उसके पास पैसे नहीं थे कि वो बस या टैक्सी ले सके। आयशा का पूरा चेहरा लाल पड़ा हुआ था। आयशा तपती धूप में यहाँ से वहाँ जॉब के लिए भटक रही थी। आयशा सेफ से बड़ी ही मासूमियत के साथ बोली, क्या रोली को कुछ खाने को मिल सकता है? ये सुबह से भूखा है, इसको मेरी तरफ भूखे रहने की आदत नहीं है। हेड सेफ जो रोली को बहुत पसंद करने लगा था, वो रोली को ढेर सारे अंगूर एक बाउल में देता है। आयशा रोली को अंगूर खिलाने लगती है। भूख तो आयशा को भी बहुत लगी थी, तो वो भी सबसे नजर बचाकर अंगूर खिलाने लगती है। आयशा दर्द भरी मुस्कान मुस्कुराते हुए अपने मन में बोली, आशु तेरे भी कैसे दिन आ गए हैं। तेरी जिंदगी सड़क के किसी भिखारी जैसी हो गई है, जिसको सुबह उठाने के बाद ये भी नहीं पता होता आज उसको खाना मिलेगा या नहीं। आयशा की आंखों में नमी तहर जाती है। आयशा अपनी आंखों की नमी सफा कर लेती है। वही एक दूसरी सैफ आयशा को देखकर तीसरे सैफ से बोली, ये लड़की तो कितनी भीख मांगी है,
कैसे उस खरगोश के हिस्से से अंगूर खा रही है, पता नहीं बॉस इस लड़की को क्यों रख रखा है। तीसरा साफ बोला, अरे हमें क्या लेना देना, हमारा काम खाना बना, तो हम उस पर ध्यान देते हैं। एक सर्वेंट किचन में आकर आयशा से बोला, मैडम आपको बॉस अपने रूम में अकेले बुला रहे हैं। आयशा सर्वेंट की बात सुनकर खुद से ही धीमी आवाज में बोली, ये शैतान कुमार मुझे क्यों बुला रहा है? जरूर फिर से मुझे परेशान करने का मन होगा, इसलिए मुझे बुला रहा है। सर्वेंट आयशा को अपने आप से बात करते देखकर बोला, मैडम बॉस आपका वेट कर रहे हैं, अगर आपने एक भी मिनट की देरी की तो आपको बॉस के गुस्से का सामना करना पड़ जाएगा। आयशा सर्वेंट की बात सुनकर उस सर्वेंट बोली, रणविजय जी तो जब देखो सब पर गुस्सा ही करते रहते हैं, इसमें नया क्या है? वैसे भी बिना माँ बाप के बच्चे को तो कोई भी राह चलता डांट कर चला जाता है। सर्वेंट आयशा की बात से इरिटेट होकर बोला, तुम्हें बॉस से डांट खानी है तो यही बैठी रहो। सर्वेंट वहां से चला जाता है। हेड स्टाफ आयशा से बोला, मैडम आप जाकर बॉस की बात सुन लीजिए, अगर आप नहीं गई तो आपके लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आयशा हेड स्टाफ की बात मानकर रोली को वही खाता हुआ छोड़कर चली जाती है। आयशा जब रणविजय के रूम में पहुंचती है तो रणविजय को काउच पर बैठकर ड्रिंक करते हुए देखती है। वही रणविजय आयशा को देखकर डेविल स्माइल करते हुए पूछता है, तो मिसेज आयशा चौहान तुम्हें जॉब मिली? आयशा नाम में सिर हिलाती है। रणविजय आयशा का मजाक उड़ने वाली स्माइल करते हुए बोला, 30 दिन में से अब 28 दिन बचे हैं, याद है ना? आयशा हाँ मैं सिर हिलाती है। रणविजय आयशा से अपनी रौबदार आवाज में बोला, बटरफ्लाई तुम्हें लस्ट में मेरे बेड पर ही आना है, तो इतनी भाग दौड़ किस लिए? आयशा रणविजय की बात का जवाब देते हुए बोली, मेरे पापा ने मुझे बचपन से सिखाया है, बिना लड़े हार नहीं मानते, मैं भी अंत तक लड़ूंगी, और अगर मैं हार गई तो फिर भगवान को जो मंजर होगा वही मेरे साथ होगा। रणविजय आयशा की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, कम सिट ऑन माई लैप एंड गिव मी वाइन फ्रॉम योर हैंड्स। रणविजय की बात सुनकर आयशा की आंखें छोटी हो जाती हैं। रणविजय आयशा को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, व्हाट? आयशा मुंह बनाकर बोली, मधुरापन करने से सेहत पर बुरा असर होता है, तो आप भी मधुरापन का सेवन करना छोड़ दीजिए। रणविजय आयशा को गुस्से से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, यू स्टे इन योर एलिमेंट। आयशा रणविजय की बात सुनकर बोली, हाँ हाँ मैं अपनी औकात में ही हूँ, वैसे भी आप मेरी बात क्यों सुनने लगे? क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, आप पीते रहिए। आयशा की बात सुनकर रणविजय की आंखें सर्द हो गई। 17 बटरफ्लाई तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो। रणविजय आयशा को अपनी सर्द निगाहों से घूर रहा था। आयशा रणविजय को खुद को यूं घूरते देखकर अपने मन में बोली, आशु तू अपनी इस जुबान पर कंट्रोल नहीं रख सकती, अब इस शैतान कुमार को गुस्सा दिला दिया ना, अब पता नहीं ये क्या करेगा। रणविजय आयशा को सर्द निगाहों से देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुम्हारी बहुत जबन चलती है, शायद तुम अभी तक रणविजय अग्निहोत्री को सही से जान नहीं पाए हो। मुझे जबरन चलने वालों की मैं जबन काट देता हूँ, उसको जिंदगी भर के लिए गूंगा कर देता हूँ। रणविजय की बात सुनकर आयशा अपने मुंह पर हाथ रखकर मासूमियत के साथ बोली, सॉरी मैं आगे से आपको ड्रिंक करने से मान नहीं करूंगी। रणविजय आयशा को एक बार फिर से अपनी गोद में आकर बैठने को बोलता है, तो आयशा रणविजय की बगल में आकर बैठ जाती है, पर रणविजय आयशा को एक झटके में अपनी गोद में उठा लेता है और आयशा रणविजय की गोद में बैठते ही उछलने लगती है। आयशा रणविजय की गोद से उतारने की कोशिश कर रही थी, पर रणविजय ने उसको अपने बाहों के घेरे में कैद करके रखा था। आयशा रणविजय की गोद में उछलते हुए बोली, रणविजय जी प्लीज मुझे छोड़, मुझे आपकी गोद में नहीं बैठना, ये सब अच्छे घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता है। रणविजय आयशा के कान में अपनी गर्म सांसें छोड़कर डिप वॉइस में बोला, बटरफ्लाई अगर तुम ऐसे ही मेरी गोद में उछाल कूद करती रही तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आयशा को रणविजय की बात समझ नहीं आती, वो उसी तरह से अपने आप को रणविजय से छोड़ने की कोशिश करती रहती है। अचानक ही रणविजय की आंखें बंद हो जाती हैं। रणविजय आयशा को अपनी बाहों में जकड़ाकर उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए डिप वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो, इसका अनजान बहुत पेनफुल होगा, तो शांति से बैठ जाओ। आयशा को रणविजय की बात का मतलब जर भी समझ नहीं आ रहा था, वो बस एक शैतान बच्चे की तरह रणविजय की गोद में उछाल रही थी। आयशा को रणविजय पर गुस्सा आ रहा था, वो जब देखो उससे चिपकता रहता है। आयशा गुस्से में रणविजय से बोली, आपको शर्म नहीं आती, बूढ़े होकर एक बच्ची पर गंदी नजर रखते हो। आयशा की बात सुनकर रणविजय के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं और वो आयशा अचानक ही काउच पर लेटा कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और गुस्से में आयशा के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसके होंठों को कुतरने लगता है। रणविजय की इस हरकत से आयशा को दर्द होने लगता है, उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू छलक जाते हैं। रणविजय का खुद के करीब आना आयशा को जर भी पसंद नहीं था।
आयशा को रणविजय बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सिद्धि की बताई बातें अब भी उसके दिमाग में थी। आयशा रणविजय की मस्कुलर चेस्ट पर हाथ रखकर उसको खुद से दूर पुश करने लगती है। पीडीसी आयशा का जोर हटे कट्टे रणविजय पर नहीं चल रहा था। रणविजय का एक हाथ आयशा के सूट के अंदर जाकर उसकी खुली कमर पर चलने लगता है। रणविजय अपनी बॉडी से आयशा की बॉडी को रब करने लगता है। आयशा की हालत खराब होने लगी थी क्योंकि रणविजय ने अपनी बॉडी का सारा वेट उसके ऊपर ही डाल दिया था। रणविजय मदहोश हो रहा था, उसकी आंखों में डिजाइन उभर आए थे। रणविजय 15 मिनट में बंद आयशा के होठों को फ्री करके अपने होठों को जीभ से लकी करते हुए डीप वॉइस में बोला, थोड़ा फेन तो बनता है। आयशा जो रोते हुए अपनी सांसें संभाल रही थी, वो रणविजय की बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। खौफ से उसकी आंखें फैल जाती हैं। रणविजय आयशा का दुपट्टा साइड कर देता है और आयशा के विजिबल हो रहे क्लेवीज को अपनी डिजायर भरी नजरों से देखने लगता है। आयशा डर से कांपते हुए रणविजय से बोली, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, ये सब करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। रणविजय टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए डीप वॉइस में बोला, बटरफ्लाई तुमसे किसने बोला मुझे ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा। फिर रणविजय आयशा की गर्दन पर किस करके बाइट करता है और अपनी बात पर जोर डालते हुए बोला, मुझे बहुत कुछ मिलेगा, यू नो। आयशा रोते हुए से खुद को छुड़ाने को बोलती है, पर रणविजय को अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो इस वक्त मदहोश हो गया था और फिर रणविजय आयशा के क्लेवीज पर अचानक से ही भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। रणविजय आयशा के क्लेवीज पर किस और बाइट कर रहा था। वही रूम का डोर खुला होने की वजह से के बाहर खड़े निखिल को आयशा के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। आयशा लगातार रणविजय को खुद को छुड़ाने को बोल रही थी। निखिल यूं तो केसिनोवा था, पर वो कभी किसी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता था। निखिल को रणविजय के साथ आयशा के साथ ये सब करना अच्छा नहीं लगता था, पर वो ये भी जानता था रणविजय को कोई नहीं रोक सकता, उसको जो करना है वो करके ही रहता है। वही रूम में रणविजय वाइल्ड हो चुका था। वो आयशा का सूट गले पर से फोड़ देता है और वही निखिल के कानों में भी चीर की तेज आवाज पड़ती है और उसके बाद आयशा की बुरी तरह से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। निखिल से जब और बर्दाश्त नहीं होता तो वो रूम में घुस जाता है और काउच पर रणविजय के नीचे पूरी तरह से छुपा चुकी आयशा को चीखते चिल्लाते हुए देखता है। निखिल गहरी सांस लेकर तेज आवाज में रणविजय से बोला, रणविजय ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज स्टॉप। निखिल की आवाज कानों में पड़ते ही रणविजय रोक जाता है और बिना निखिल की तरफ देख अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, गेट आउट। निखिल रणविजय की बात सुनकर जाते हैं। बोला, यार मैं तुम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इस मासूम के साथ ऐसा मत करो, ये भी हमारी तरह इंसान है। निखिल अपनी बात बोलकर रूम से निकल जाता है। रणविजय निखिल की बात से इतना गुस्सा हो गया कि वो आयशा के होठों को अपने कब्जे में लेकर फिर से कुतरने लगता है। आयशा दर्द के कारण अपने हाथ पैर फेंकने लगती है। रणविजय को निखिल का आयशा की तरफदारी लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो इस बात का गुस्सा आयशा पर निकल रहा था। आयशा मासूम रणविजय से खुद को बचने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ आयशा के चाचा चाची के घर पर एक शानदार पार्टी चल रही थी। डोली ने डायमंड जड़ी साड़ी पहनी थी और अपनी सहेलियों के सामने शो ऑफ कर रही थी। महेश भी अपने बिजनेस पार्टनरों के साथ बातचीत कर रहा था। सिद्धि भी अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी। वही दादी भी पार्टी में मौजूद थी। दादी अपनी व्हीलचेयर पर बैठ थी और उसके साथ उसकी मेड खड़ी थी। दादी मेड शोभा से दर्द भरी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, शोभा तुम देख रही हो कैसे ये पापी लोग उस मासूम बच्ची को उस शैतान के हाथों बेचकर उस पैसे से याशियां कर रहे हैं। ना जाने वो शैतान मेरे आयशा के साथ कैसा सलूक करता होगा, उसको वक्त पर खाना पीनी मिलता होगा या नहीं। मेड शोभा दादी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैडम आप भगवान पर भरोसा रखिए, सब सही होगा। महेश, डोली और सिद्धि की जिंदगी में तो जैसे बहर आ गई थी। वही दूसरी तरफ रणविजय के विला में निखिल डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठकर रणविजय और आयशा का डिनर के लिए वेट कर रहा था। वही कुछ देर बाद रणविजय डाइनिंग हॉल में अकेला ही आता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। निखिल रणविजय से आयशा के बारे में पूछता, उससे पहले ही रणविजय बहुत ही खतरनाक अंदाज में बोला, निखिल तुम्हें मेरी औरत की फर्क करने की जरूरत नहीं है, कहीं ये फर्क तुम्हें मांगी ना पड़ जाए, अंडरस्टैंड। निखिल रणविजय की धमकी सुनकर शांत हो जाता है। वो कल की लड़की की वजह से अपने बचपन के दोस्त को खो नहीं सकता था। सर्वेट डिनर सर्व करता है और वो दोनों डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद रणविजय सर्वेट से एक प्लेट लगने के लिए बोलता है। सर्वेट एक प्लेट में सभी तरह का खाना रख देता है। फिर रणविजय वो प्लेट लेकर अपने साथ चला जाता है। रणविजय जब रूम में पहुंचता है तो वो आयशा को फर्श पर ब्लैंकेट ओढ़कर बैठे देखता है।
आयशा सिसक रही थी। आयशा के होंठ बुरी तरह से सूज हुए थे, पूरा चेहरा आंसू से भाग हुआ था। रणविजय कॉफी टेबल पर खाने की प्लेट रख देता है और आयशा को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई स्टॉप क्राइंग एंड हैव योर डिनर क्वाइटली। फिर रणविजय बालकनी में जाकर स्मोकिंग करने लगता है। वही रूम में आयशा खाने की प्लेट की तरह सिसकते हुए देखती है, फिर अपनी नजरें घूमकर सिसकते हुए बोली, मुझे इस शैतान आदमी के घर का खाना नहीं खाना। चाहे 18 आयशा ने की भागने की कोशिश। प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। आसमान में चांद चमचमा रहा था। रणविजय आसमान के ऊपर धुआं उड़ते हुए खुद से ही कोल्ड वॉइस में बोला, आयशा चौहान, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द पेन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। रणविजय जब रूम में लौटता है तो आयशा को रूम में नहीं पाता और प्लेट में खाना जैसा था वैसा ही रखा देता है। ये देखकर रणविजय की आंखें सर्द हो जाती हैं। रणविजय को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई उसके ऑर्डर फॉलो ना करे। वही दूसरी तरफ आयशा निखिल के रूम के डोर पर नॉक करती है। कुछ 2-3 नॉक के बाद निखिल अपने रूम का डोर ओपन करता है तो आयशा को रणविजय की ब्लैक टी शर्ट पहने हुए देखता है और निखिल की नजर जब आयशा पर पड़ती है तो उसके दिल में दर्द भरी जाता है। आयशा के सूज और कुतरते हुए होंठ, आंसू से सना चेहरा और बिखरे हुए बाल। आयशा सिसकते हुए बोली, मुझे रोली चाहिए। निखिल गहरी लेकर आयशा से पूछता है, तुम ठीक हो ना? आयशा ना में सिर हिलाती है। निखिल आयशा को अपने रूम में लेकर आता है और बेड पर बैठकर पानी का गिलास देता है। आयशा थोड़ा सा पानी पीकर गिलास निखिल को वापस देती है। निखिल आयशा से पानी का गिलास लेकर प्यार से पूछता है, तुमने कुछ खाया? आयशा ना में सिर हिलाती है। निखिल आयशा के बालों पर हाथ फेर कर बोला, तुमने डिनर क्यों नहीं किया? आयशा जो कि मुफ्त थी, वो निखिल से सिसकते हुए बोली, वो शैतान आदमी मेरे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करता है, ऐसे में किसको भूख लग सकती है? निखिल आयशा के मासूम चेहरे को देखकर बोला, आयशा अगर तुम खाना नहीं आओगी तो बीमार हो जाओगी। आयशा सिसकते हुए बोली, मुझे भूखे रहने की आदत है, मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर मुझे कुछ हो भी गया तो किसको क्या फर्क पड़ता है? जब मेरे सागे चाचा चाची ने ही पैसों के लिए बचे दिया, मैं मारूं या जियूं, इसकी परवाह ही किसको है? निखिल आयशा की बात सुनकर उसके गाल पर प्यार से स्लाप करके बोला, ऐसी बेकार की बातें नहीं करते हैं, अब जाकर डिनर कर लो। आयशा ना में गर्दन हिलाकर बोली, आप रोली को मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ से भागने वाली हैं। आयशा की बात सुनकर निखिल घबरा जाता है क्योंकि उसको पता था अगर आयशा ने भागने की कोशिश की तो उसके बाद रणविजय उसका जो हाल करेगा वो बहुत बुरा होगा और वो भी शायद आयशा को तब रणविजय से ना बच पाए। निखिल आयशा से गुस्से में बोला, आयशा ये तुम कैसी बेकार की बात कर रही हो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, अब सबसे पहले जाकर डिनर करो और फिर जाकर सो जाओ, रोली भी हो चुका है। अचानक ही आयशा फटाफट कर रोने लगती है। निखिल आयशा को रोते देखा कर अपने आप से ही बोला, ये रणविजय भी ना बेचारी आयशा के साथ ज्यादा ही सख्त हो जाता है। अरे 19 साल की मासूम लड़की है, प्यार से पेश आएगा तभी तो बदले में इससे प्यार मिलेगा। रणविजय का ये गुस्सा भी ना जब देखो उसकी नाक पर रखा रहता है। आयशा रोते हुए काउच पर सोते हुए रोली को देखती है और फिर बेड से खड़ी होकर काउच के पास जाकर रोली को अपनी गोद में उठाकर निखिल से रोते हुए बोली, मैंने आपको बताया ना मैं यहाँ से भाग रही हूँ, आप शैतान कुमार से बोला देना, उनकी 100 करोड़ रुपए में काम आकर भेज दूंगी। निखिल आयशा की बात सुनकर उसको बहुत समझने की कोशिश करता है, पर आयशा रणविजय की मिसबिहेव से परेशान और हट हो चुकी थी। अब वो ऐसी जगह नहीं रहना चाहती थी जहां एक आदमी कभी भी उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। आयशा ने ठान लिया था वो यहाँ से भाग जाएगी, उसको चाहे सड़क पर रहना पड़े, पर वो अब यहाँ नहीं रहेगी। निखिल आयशा से कड़क आवाज में बोला, आयशा तुम ऐसी गलती मत करो, तुम रणविजय का गुस्सा अफोर्ड नहीं कर सकती। आयशा निखिल से गुस्से में बोली, मैं अब नहीं रुकने वाली। निखिल आयशा को फिर से समझने लगता है पर आयशा मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी निखिल के कानों में एक कड़क आवाज पड़ती है, निखिल, लेट दिस गर्ल ट्राई, लेट हर नो द ट्रूथ that it is impossible to escape from the clutches of रणविजय अग्निहोत्री। रणविजय की बात सुनकर निखिल घबराई हुई नजरों से डोर की तरफ मुड़कर देखता है। रणविजय एक्सप्रेस लास फेस के साथ डोर पर अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा था। जहां रणविजय को देखकर निखिल की जान हलक में अटक गई थी वही आयशा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आयशा रोली को अपनी गोद में लेकर रणविजय के साइड से निकल जाती है। आयशा जैसे ही विला के बाहर निकलकर गार्डन में आती है, आयशा सोते हुए रोली से बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दादी के पास छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें अपने साथ दर दर लेकर नहीं भटकूंगी। आयशा की आंखों से आंसू रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसको पता था
जहाँ से जाने के बाद उसके पास रहना का कोई ठिकाना नहीं होगा। चाचा चाची भी उसको अपने घर में नहीं रखेंगे। आयशा कुछ कदम चली ही थी कि तभी 10-15 खतरनाक डॉग आयशा के सामने आ जाते हैं। जैसे ही उन डॉग के कानों में रणविजय का ऑर्डर पड़ता है, बाक एट दिस गर्ल, वो सभी आयशा पर भौंकने लगते हैं। आयशा उन सब बड़े बड़े खतरनाक डॉग को देखकर डर जाती है और अपने कदम पीछे लेने लगती है। रोली भी उन डॉग की आवाज से जाग जाता है। रणविजय अपने डॉग को ऑर्डर देता है, रन आफ्टर दिस गर्ल। रणविजय का ऑर्डर मिलते ही वो सभी डॉग पूरी रफ्तार से भागते हुए आयशा की ओर बढ़ने लगते हैं। आयशा उन डॉग से बचने के लिए भागना शुरू कर देती है। आयशा आगे आगे, डॉग पीछे पीछे। निखिल को आयशा पर बहुत तरस आ रहा था। वो रणविजय से बोला, यार वो तो नासमझ है, पर तुम तो समझदार हो, प्लीज डॉग को रोकने का ऑर्डर दो। रणविजय आयशा को भागते हुए देखकर टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, बटरफ्लाई को भागने का शौक चढ़ा था, मैं तो बस उसको ही पूरा कर रहा हूँ। निखिल रणविजय से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, यार प्लीज उसको माफ कर दे, वो वैसे ही परेशान है, पूरे दिन भूखी प्यासी जॉब ढूंढती घूम रही थी, और अब ये सब, प्लीज आयशा की फॉरगिव कर दो। रणविजय निखिल की बात नहीं सुनता, वो बस आयशा को देख रहा था, कैसे वो भाग रही थी। आयशा पहले ही बहुत थकी हुई थी और अब वो और नहीं भाग सकती थी, और आयशा जमीन पर गिर जाती है और वो डॉग आकर आयशा के पास खड़े हो जाते हैं। ये डॉग ऑर्डर देने पर ही काम करते थे, तो वो आयशा के पास होने पर भी उसको काट नहीं रहे थे। रणविजय एरोगेंट एटीट्यूड में चलते हुए आयशा के पास आता है और अपने एक डॉग की पीठ को सहलाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई भागने का शौक पूरा हो गया या अभी बाकी है। आयशा गुस्से में रणविजय को देखती है। आयशा अपने गुस्से से रणविजय को ये बताना चाहती थी, जो उसने कुछ देर पहले उसके साथ बदतमीजी की, वो उसको बर्दाश्त नहीं है। निखिल अपने आप से बोला, निखिल इस सिचुएशन को संभाल, वरना आज आयशा रणविजय का शिकार बन ही जाएगी। निखिल तेज कदमों के साथ रणविजय और आयशा के पास आकर बोला, तुम दोनों का लड़ाई झगड़ा हो गया, तो अब हम अंदर चलते हैं। एक दिन के लिए इतना लड़ाई झगड़ा काफी है। वैसे आयशा, तुम्हें पिज्जा तो पसंद है? आयशा की जगह रोली अपनी गर्दन हॉ में हिलाता है। निखिल रोली की हॉ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हॉ तो फिर ठीक है, मैं सबके लिए पिज्जा और आइसक्रीम ऑर्डर कर रहा हूँ। रणविजय निखिल को घूरते हैं। निखिल आयशा को जमीन से खड़े होने में मदद करता है और फिर आयशा को रणविजय को सौंपते हुए बोला, यार प्लीज अब और गुस्सा नहीं। रणविजय आयशा का मुरझा हुआ चेहरा देखता है और आयशा को अपनी गोद में उठाकर निखिल से कोल्ड वॉइस में बोला, इन दोनों के पिज्जा और आइसक्रीम मेरे रूम में भिजवा देना। निखिल स्माइल करते हुए हॉ में सिर हिलाता है। फिर रणविजय आयशा को अपने साथ अपने रूम में ले जाता है। 19 माई गेम एंड माई रूल्स। रणविजय आयशा को रूम में लेकर आता है। आयशा नजारा फोन में रणविजय से बोली, आप मुझे नीचे उतराए। रणविजय एक हीरो नहीं, बिल्कुल विलन है, आप सब जानते हैं ना। रणविजय आयशा के बोलते ही उसको छोड़ देता है और आयशा सीधे धड़ाम करके फर्श पर गिरती है और आयशा के मुंह से निकलता है, आई मार दिया शैतान कुमार ने। रणविजय आयशा के मुंह से अपने लिए शैतान कुमार सुनकर कोल्ड वॉइस में पूछता है, व्हाट। आयशा फर्श से खड़ी होकर अपने एक हाथ से अपनी कमर सहलाते हुए रणविजय से बोली, यू डोंट हैव एनी मैनर्स, हाउ टू बिहेव विथ गर्ल्स। रणविजय आयशा की बात सुनकर उसको अपनी सर्द निगाहों से घूरते हुए बोला, व्हाट आर दीज मैनर्स। रणविजय की बात सुनकर आयशा गुस्से में दांत भींचकर बोली, तमीज वही चीज है जो आपके पास नहीं है। आप खुद को क्या समझते हैं? आपने अगर मुझे 50 करोड़ में खरीदा है, तो इसका ये मतलब नहीं है आप मुझे जानवर की तरह ट्रीट करेंगे। हमारे बीच एक समझौता हुआ है, अगर मैं आपको 100 करोड़ रुपए दे दूंगी, तो आप मुझे आजाद करो दोगे, तब तक आप मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे, और अभी 28 दिन बाकी हैं, तब तक आप मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, और 10 लाख रुपए जो मैंने आपको दिए हैं, वो इस एक महीने का रेट समझ लीजिए। आयशा को जबन चलते देखकर रणविजय के फेस के एक्सप्रेशन कठोर हो जाते हैं। रणविजय आयशा के पास आकर उसकी गाल दबाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, यू मस्ट हैव फॉरगॉटन योर प्लेस, दैट्स व्हाई यू आर टॉकिंग सो मच। आई एम रणविजय अग्निहोत्री, इट्स माय गेम एंड माय रूल्स, आई कैन ब्रेक देम व्हेनेवर आई वांट, अंडरस्टूड। रोली जो आयशा की गोद में ही था, वो रणविजय के गुस्से को देखकर डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आयशा की आंखें एक बार फिर से नम हो जाती हैं। रणविजय आयशा से दूर होकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, आयशा चौहान, अगर कायदे में रहूंगी तो फायदे में रहूंगी, समझी। आयशा रणविजय को एक नजर देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। तभी रणविजय के रूम के डोर पर कोई नोक करता है। रणविजय कॉमन बोलता है, तो निखिल पिज्जा और आइसक्रीम लेकर रूम में एंटर करता है
और कॉफी टेबल पर पिज्जा और आइसक्रीम रखकर आयशा के पास आकर रोली को उसकी गोद में से लेकर बोला, तुम डिनर कर लो, इसका खिलाया मैं रख लूंगा। रणविजय नोटिस कर रहा था निखिल आयशा और उसके खरगोश की कुछ ज्यादा ही फर्क करने लगा था। रणविजय निखिल से कोल्ड वॉइस में बोला, इस खरगोश के साथ जितनी करीब बढ़नी है बढ़ लो, अगर इसकी मालकिन के लिए कोई फीलिंग है तो फिर एक बार 10th स्टैंडर्ड की वो मार याद कर लेना। निखिल रणविजय की बात सुनकर मुंह बनाकर बोला, यार मैं तेरी लेडी के ऊपर गंदी नजर नहीं डाल रहा, ये काम तो तू खुद ही कर रहा है। निखिल अपनी बात बोलकर तुरंत वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसको पता था अगर अब वो रोका तो वो रणविजय के हाथों बहुत पीटेगा। आयशा अब भी अपनी जगह ही खड़ी थी। रणविजय आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई, फर्स्ट वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली, ओनली देन हैव डिनर। आयशा अब थक चुकी थी, वो अब और बहस नहीं कर सकती थी और उसको बहुत भूख लगी थी। वो आज पूरे 1 महीने बाद पिज्जा और आइसक्रीम खाने को मिली थी। चाचा चाची तो पेट भर खाना तक नहीं देते थे, पिज्जा और आइसक्रीम तो तब खिलाते। आयशा हाँ में सिर हिलाता कर बाथरूम में जाकर अपना चेहरा और हाथ अच्छे से वॉश करके आती हैं। आयशा एक बार फिर से रणविजय से पूछती है, क्या वो पिज्जा और आइसक्रीम खा ले? तो रणविजय आंखें झपक कर हाँ बोलता है और फिर रणविजय खुद रूम से बाहर चला जाता है। आयशा काउच पर बैठ जाती है और जैसे ही वो पिज्जा का बॉक्स खोलती है तो उसकी नोच में पिज्जा की खुशबू चढ़ती है और आयशा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रणविजय कार लेकर विला से अकेले ही निकल गया था। रणविजय की कार पूरी रफ्तार से एक सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। रणविजय की कार एक बंगले के बाहर आकर सकती है। इस बंगले की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। रणविजय अपनी कार से उतरकर उस बंगले में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आयशा डिनर करने के बाद शावर लेकर बाथरोब पहनाकर ही सो जाती है। वहीं रात 3 बजे रूम का डोर खुलता है और रणविजय रूम में आता है और रूम का डोर लॉक करता है। रूम में डीम लाइट ऑन थी। रणविजय बेड पर खुद को ब्लैंकेट से कवर करके सो रही थी। रणविजय अपनी तीख शर्ट रिमूव करता है और आकर आयशा की बगल में लेट जाता है। रणविजय आयशा के चेहरे से जैसे ही ब्लैंकेट हटता है तो आयशा का मासूम चेहरा देखता है। रणविजय आयशा के मासूम चेहरे को अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम जिस जाल में फंसी हो उससे अब तुम्हारी मौत ही तुम्हें आजाद कर सकती हो। फिर रणविजय आयशा को अपनी बाहों में कसकर भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही अगली सुबह घड़ी में जैसे ही सुबह के 5 बजे वैसे ही रणविजय की आंखें खुल जाती हैं। रणविजय मॉर्निंग पसंद था। रणविजय सुबह उठकर बाथरूम जाकर फ्रेश होता है, फिर चेंजिंग रूम में जाकर अपना ट्रैक सूट पहनकर जॉगिंग पर निकल जाता है। रणविजय आगे आगे, उसके बॉडीगार्ड पीछे। रणविजय जब जॉगिंग करके अपने विला आता है तो वो सीधे अपने जिम में जाता है और एक्सरसाइज करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रूम में आयशा चेंजिंग रूम में मौजूद अलमारी और ड्रॉर्स में कुछ ढूंढ रही थी। आयशा घबराई हुई आवाज में खुद से बोली, आयशा जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट ढूंढ ले, अगर उस शैतान कुमार से मांगोगी तो वो फिर से मुझसे किस मांगेगा और उस शैतान कुमार को अब एक और बार किस नहीं करना चाहती। 26 रणविजय की मनमानी और आयशा का किडनैप। रणविजय जिम करके रूम में जैसे ही एंटर करता है तो पूरे रूम को फैला हुआ देखता है और आयशा को बेड पर माथे पर हाथ रखकर बैठे देखता। रणविजय अपने रूम का हाल देखकर कोल्ड वॉइस में आयशा से बोला, व्हाट आर ऑल दीज? आयशा के कानों में जब रणविजय की आवाज पड़ती है तो वो अपने सन्स में आती हैं और झट से बेड से खड़ी हो जाती हैं। रणविजय गुस्से में दांत भींचकर आयशा से पूछता है, व्हाई हैव यू केप्ट माय रूम इन सच अ कंडीशन? आंसर मी। आयशा रणविजय का गुस्से से लाल चेहरा देखकर कर अंदर तक कांप जाती है। रणविजय अपनी आंखें से लाल आंखों से लगातार आयशा को ही देख रहा था। आयशा हलकते हुए बोली, वो मैं। रणविजय आयशा के करीब आकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में लेकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, तुम कहीं अपने डॉक्यूमेंट तो नहीं ढूंढ रही थी? आयशा अपनी पलकें झपकाकर हाँ बोलती है। आयशा की बात सुनकर रणविजय की पकड़ उसके बालों पर और कस जाती है। रणविजय गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, हाउ डरे यू सर्च माय रूम? आयशा डर के मारे रोने लगती है। रणविजय इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसके रूम की कोई भी चीज अपनी जगह से थोड़ी भी इधर उधर हो। रणविजय को थोड़ी भी गंदी बर्दाश्त नहीं थी और सबसे बड़ी बात आयशा का उसके रूम में अपने डॉक्यूमेंट ढूंढना। रणविजय को अपने खिलाफ जाने वाले लोग जर भी पसंद नहीं थे। आयशा रोते हुए बोली, मुझे ये सब करना पड़ा, मुझे पता था आप मुझे मांगने पर मेरे डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। रणविजय आयशा की चलती जबन को देखकर हैरान था। मतलब ये लड़की डर से कांप रही थी पर इसकी जबन नहीं रुक रही थी। रणविजय आयशा के चेहरे को देख ही रहा था, तभी उसकी नजर आयशा फड़फड़ाते गुलाबी होठों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर रणविजय का गला सूखने लगता है।
और फिर क्या था, रणविजय अचानक ही आयशा के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेते हैं और रणविजय आयशा के लोअर लिप को लिक और सक करने लगता है। रणविजय की इस हरकत से आयशा की आंखें फैल जाती हैं। रणविजय आयशा के होठों पर अपनी मनमानी पूरी तरीके से कर रहा था। आयशा रणविजय को खुद से दूर धकेल रही थी, पर रणविजय को वो थोड़ा सा भी हिल नहीं पाई थी। दूर करना तो बहुत दूर की बात थी। रणविजय का एक हाथ आयशा के सिर को होल्ड करे हुआ था और दूसरा हाथ आयशा के नाइट सूट के अंदर चल रहा था। रणविजय इतना ज्यादा एक्साइट हो गया कि उसने आयशा के उभर को अपनी गिरफ्त में लेकर कर उसके साथ भी अपनी मनमानी शुरू कर दी। आयशा रणविजय की इस हरकत से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई कि खुद को बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगी, पर रणविजय आयशा से बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। आयशा उसके सामने एक नाजुक फूल के जैसी थी। रणविजय को आयशा के साथ अपनी मनमानी करने में बहुत मजा आ रहा था। रणविजय अपनी मनमानी करता रहा। वही जब आयशा बस बेहोश होने ही वाली थी, तब जाकर रणविजय आयशा के होठों को फ्री करता है। आयशा रणविजय की बाहों में झूल जाती है और अपनी सांसें संभालने लगती है। रणविजय अपने होंठ पर चीख घूमकर कोल्ड वॉइस में बोला, अगली बार अगर मेरी इजाजत के बिना कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारी इज्जत छीनने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। गेट आउट ऑफ माई रूम। रणविजय आयशा को बेड पर पटक कर नाइट स्टैंड से रिमोट उठाकर एक बटन प्रेस करता है और बाथरूम में शावर लेने चला जाता है। वही आयशा बस्तर में अपना मुंह छुपाकर रो रही थी। उसकी जिंदगी एक बुरे सपने के जैसी हो गई थी। आज से 1 महीने पहले उसकी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही थी। उसके पास सब कुछ था। एक पापा जो उसको पापा मम्मी दोनों का ही प्यार देते थे, कॉलेज के दोस्त जिसके साथ वो बहुत मस्ती करती थी, और एक छोटा सा प्यार सा घर। पर आज वो एक खिलौना बनकर रह गई है जिसको उसके चाचा चाची ने बच दिया और रणविजय ने खरीद लिया, और अब रणविजय उसके साथ जो चाहे वो करता है। आयशा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसकी जिंदगी ऐसा मोड़ लेगी। आयशा अपने पापा की मौत के सदमे से तो उबर भी नहीं पाई थी कि उसको एक और सदम मिल गया। 5 मिनट बाद 2 मेड रूम में आती हैं। वो रूम का हल देखती हैं। एक मेड आयशा से रूम से बाहर जाने को बोलती है। आयशा रोते हुए रूम से बाहर चली जाती है। वही दोनों मेड रूम की सफाई में लग जाती हैं। आयशा रोते हुए चले जा रही थी, तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। आयशा अपना पैर पकड़कर बोली, भगवान मुझे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं। ऐसी जिंदगी से तो मारना ही भला है। आयशा रणविजय की हरकतों को याद करके रो रही थी। वही दूसरी तरफ भैया जी के गुंडे आयशा को मुंबई शहर की एक गली में ढूंढते घूम रहे थे। वही वो लोग आयशा की फोटो लेकर लोगों से पूछताछ कर रहे थे। तभी भैया जी उप भैरव सिंह का एक गुंडा सड़क के किनारे खड़े नारियल पानी वाले के ठेले पर आकर आयशा की फोटो देखकर कड़क आवाज में पूछता है, ये फोटो वाली लड़की को तुमने देखा है? वो नारियल पानी के ठेले वाला आयशा की फोटो देखकर बोला, अरे साहब जी, मैं इस लड़की को कैसे भूल सकता हूँ। ये लड़की कल मेरे ठेले पर आए और मुझे बोली कि इसके खरगोश को बहुत प्यास लगी है, तो मैं फ्री में इसके खरगोश को नारियल पानी पिला दूं। अरे लड़की देखने में तो अच्छे घर की लग रही थी, फिर भी फ्री में नारियल पानी मांग रही थी। जब तक हमने उसको एक फ्री में नारियल नहीं दिया, तब तक वो भिखारी की तरह हमसे नारियल मांगती ही रही। अरे साहब, कोई गरीब हो तो हम उसकी मदद भी कर देते। आजकल लोग पैसे होने के बाद भी फ्री में खाना पीना चाहते हैं। उस लड़की की वजह से हमें 100 रुपए का नुकसान हो गया। भैया जी का गुंडा नारियल पानी वाले को 500 रुपए देकर पूछता है, वो लड़की किस तरह गई थी? वो नारियल पानी वाला 500 रुपए पाकर खुश हो जाता है। वो भैया जी के गुंडे को बताता है, वो लड़की इस तरह गई थी। भैया जी का गुंडा नारियल पानी वाले से नोट छीन लेता है और फिर वान अपने साथियों के पास चला जाता है और वो लोग नारियल पानी वाले की बताई दिशा में चले जाते हैं। नारियल पानी वाला उस गुंडे को गाली देते हुए बोला, ये कमीना उस भीख मांगी लड़की का रिश्तेदार ही लगता है। ऐसे नामुने हमारे पास ही क्यों आते हैं? वही रणविजय के विला में निखिल रोली को लेकर डाइनिंग हॉल में आता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। निखिल रोली से मुस्कुराते हुए बोला, आज मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिल पाऊंगा। जब तुम उसको देखोगे तो तुम भी मेरी तरह उसके दीवाने हो जाओगे। रोली निखिल की बात सुनकर स्माइल करता है। रोली निखिल से अपनी भाषा में बोला, चू चू चू। निखिल कुमार, मैं भी अब 1 साल का हो गया हूँ। आप अपने हाथ मेरे भी हाथ पीले कर ही दो, एक मंडप पर हम दोनों का काम हो जाएगा। निखिल रोली की क्यूट स्माइल देखकर बोला, गर्लफ्रेंड के बारे में सुनकर कहीं तुम्हारा घोड़ी चढ़ने का मन तो नहीं कर रहा? रोली हमें सिर हिलाता है। निखिल रोली के माथे पर किस करके बोला, यार रोली, तुम तो बड़े कमल के हो, आई लव यू। तभी निखिल के कानों में एक आवाज पड़ती है, वैसे भी तुमसे अब लड़कियां कहाँ पटने वाली हैं, तो तुम इस मेल खरगोश के साथ अपना लव स्टोरी चालू रखो।
निखिल डाइनिंग हॉल के डोर पर खड़े रणविजय को देखता है, जो सर्द निगाहों से उसको ही देख रहा था। निखिल रोली को अपनी बिल वाली चेयर पर बैठ देता है और फिर रणविजय से बोला, यार तुम्हारे ये सीरियस मजाक मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। साला पता ही नहीं चलता तुम मजाक कर रहे हो या सीरियस हो। रणविजय अंदर आते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, आई एम सीरियस। निखिल रणविजय की बात सुनकर बोला, तुम ही सीरियस रहो, मुझसे पूरे दिन सीरियस नहीं रहा जाता। वैसे इस रोली की दीदी जी कहाँ है? रणविजय अपनी चेयर पर बैठकर कोल्ड वॉइस में बोला, डोंट केयर अबाउट यूजलेस पीपल। निखिल रणविजय की बात सुनकर नोटी स्माइल करते हुए बोला, हाँ तभी तो तुम थर की भोली की तरफ उस फालतू लड़की पर जब देखो टूट पड़ते हैं और उसके साथ नोटी हरकतें करने लगते हैं। रणविजय निखिल को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, मैं उसकी पूजा करने के लिए नहीं लेकर आया था, मैं अपनी फिजिकल नीड के लिए उसको लेकर आया था। निखिल रणविजय की बात सुनकर बोला, तो फिर तुम्हें आयशा से शादी कर लेनी चाहिए, तुम तो वैसे भी उससे शादी करने वाले थे, तो नेक काम में देरी कैसी? रणविजय घनमद में निखिल से बोला, आई एम नॉट इन द मूड। रणविजय मेड को इशारा करता है, मेड उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती है। रणविजय अपने कॉफी पीते हुए अपने फोन में मेल चेक करने लगता है। वो लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे, तभी आयशा वहां आती है। आयशा ने आज जीन्स और उसके ऊपर व्हाइट कलर की सिंपल कुर्ती पहनी हुई थी और बालों को खुला ही छोड़ हुआ था। आयश ने बिल्कुल भी मेकअप नहीं कर रखा था, वो फिर भी बल्कि खूबसूरत लग रही थी। आयशा के गारे गारे गालों पर वो लाली और उसकी तितली जैसी बड़ी बड़ी आंखें, उसके गुलाब की पंखुड़ियों से नर्म नर्म होंठ और उसकी वो बुरी आंखें जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगी हैं। आयशा निखिल के पास आकर सेड वॉइस में बोली, रोली कहाँ है? निखिल रोली आयशा को सौंप कर बोला, आयशा ब्रेकफास्ट कर लो। आयशा ना में सिर हिलाती है और बिना रणविजय की तरफ देखे जॉब ढूंढने के लिए निकल जाती है। निखिल आयशा को भूखी पेट जाते देखकर रणविजय से बोला, तुमने आयशा के साथ सुबह कुछ किया क्या? वो कितनी दुखी लग रही थी। रणविजय एक मेड को इशारे से आयशा के पीछे जाने को बोलता है। मेड आयशा के पीछे चली जाती है। निखिल गहरी सांस लेकर रणविजय से बोला, यार मुझे नहीं पता आखिरी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर यार उस मासूम लड़की पर तरस खा, क्यों तुम उसको इतना परेशान करते हैं? रणविजय अपनी चेयर से खड़ा होकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हारे बाप को तुम्हारी रंगरलियां की फिल्म भेजनी ही पड़ेगी। निखिल रणविजय की बात सुनकर घबरा जाता है और मुंह बनाकर बोला, यार तू मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। रणविजय डेविल स्माइल करते हुए निखिल से बोला, एक विलन से अच्छाई और सच्चाई की उम्मीद करना बेकार है, तो अब ऑफिस चलो। रणविजय ऑफिस निकल जाती है और निखिल भी उसके पीछे निकल जाता है। वही आयशा चिलचिलाती धूप में पैदल चले जा रही थी। धूप से आयशा का चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। आयशा रोली से बोली, रोली मैं तुम्हें दादी के पास छोड़ने जा रही हूँ। रोली इशारे से पूछता है कि क्यों वो उसको दादी के पास छोड़ना चाहती है। आयशा की बात समझकर रौंदू आवाज में बोली, मुझे पता है, मैं 1 महीने के अंदर 100 करोड़ रुपए नहीं कमा पाऊंगी और उसके बाद रणविजय जी शर्तें जीत जाएंगे और वो आयशा रो पड़ती है और रोती हुई रोली से बोली, और वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती के साथ वो सब करेंगे जो मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं समुद्र में कूद कर मारने वाली हूँ, पर उससे पहले तुम्हें दादी के पास छोड़कर आ जाऊंगी। आयशा की बात सुनकर रोली घबरा जाता है और ना में सिर हिलाने लगता है। आयशा रोली को अपने सीने से लगकर बोली, रोली तुम अपना और दादी का ध्यान रखना और मेरी चिंता मत करना, मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। रोली भी रोने लगता है। आयशा ये कदम उठाना तो नहीं चाहती थी, पर वो मजबूर महसूस कर रही थी। उसको रणविजय से छुटाने का कोई रास्ता नहीं और वो ऐसे नहीं जी सकती थी। आयशा और रोली दोनों रो रहे थे, तभी उनके पास एक वान आकर रुकती है, जिसके अंदर से 2 आदमी निकलते हैं। एक आदमी आयशा को पकड़ लेता है और दूसरा आदमी रोली को छीन कर खड़ पर फेंक देता है। वो दोनों आदमी फटाफट आयशा को अपनी वान डालकर ले जाते हैं।